कि पाकिस्तान में जो कॉलोनियल लेगेसी की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन है वो पंजाब ही है, जिसको मैं और आप कॉलोनियलिज्म समझते हैं। उसकी जो ब्लेटेंट जो उसका जो फेस है ना, वो पंजाब है। और इसमें नॉन अपोलोजेटिकली ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं लोकल लोग हैं और ये हैं, उनको पता भी नहीं है जो फार्मर्स हैं वहाँ के, कि वो, क्योंकि जो रूलिंग एलीट जिसको हम कहते हैं ना, ये रूलिंग एलीट अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास उसमें इंक्लूडेड है। आप सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए जब आपको इमरान खान के बेडरूम की कहानियाँ पता हैं, तो आपको ये नहीं पता कि यार बलूचिस्तान के अंदर लोग भूख और प्यास से मरते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास एपिसोड है। पहली दफ़ा हमारे जब मेहमान आए थे, आप लोगों ने बहुत सराहा था। आप लोगों ने बोले कौन खूबसूरत यंग इंसान है जो वकास का पॉडकास्ट कर रहा है। वो तो मैं ही हूँ। हमारे दोस्त जर्नलिस्ट वकास आलम हमारे साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगैन। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। ये आपने इतना खूबसूरत क्या पहना हुआ है गले में? सर ये तो बलोची शॉल है। तो मतलब यू विल सी दिस एवरीवेयर। आज तक मेरे लिए लेकर नहीं आया। मैं आपके पास तीसरी दफ़ा आया हूँ। 2 दफ़ा ऐसा तो नहीं, मतलब 2 दफ़ा इधर आए हैं, बट वैसे तो काफ़ी आ चुके हैं। अब अगली दफ़ा इट्स ऑन मी। सर हमने मजाक में बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैलेस इंट्रीग जो है, पूरा मुल्क उसी में फंसा रहता है कि आज केस में क्या हुआ, जेल में क्या हुआ। आधा मुल्क डूब रहा होता है, हमें कोई फिक्र नहीं होती। आपने अभी कवर किए रिसेंट गवादर में फ्लड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू वेंट देयर, कैसा था? मैंने ग्वादर फ्लड्स मैं जब ग्वादर में गया तो बारिश रुके हुए अभी सिर्फ चंद घंटे हुए थे, और 27 की रात को मैं पहुंचा हूं। इससे पहले मैं सिंध बलूचिस्तान के जो फ्लड्स थे 2022 में, वहाँ भी जा चुका हूँ। थोड़ा सा मुझे जब ग्वादर जा रहा था तो मेरी शायद एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं थी। हम इतना कुछ देख चुके थे नसीराबाद में, छतर में, कि हमने कहा यार चलो दैट्स अनदर डिजास्टर्स एपिसोड, सो वी विल जस्ट गो देयर एंड डू आवर रेगुलर कवरेज। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज आप एक पॉइंट पे आके, जब आप बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स कवर करते हो, एक पॉइंट पे आके आप बस कहते हो कि अब इससे ज़्यादा और क्या होना है, तो बस इट्स नाउ अ न्यूज़, इट्स जस्ट अ रेगुलर थिंग। मैं वहाँ गया हूँ, मैं रात को वहाँ पहुँचा हूँ, और वहाँ पे एक इलाका था शाहीन चौक ग्वादर का, और मैं शाहीन चौक पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे इलाके ग्वादर के नहीं पता थे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। तो मुझे बस पहले तो रात थी, पानी नज़र आया, बस दुकानें पानी के अंदर थीं, और मैंने कहा ठीक है पानी के अंदर है। तो कितना पानी था? मतलब इतना पानी था कि मैं नहीं जा सकता था। मतलब मेरे घर, जिस घर पे मैंने अगले दिन जाके रिपोर्ट किया है, वो ऑन एयर हुआ है, उस घर पे मैं गया हूँ तो वो मेरी कमर जितना पानी था, वो घर के सामने था। तो वो जो शाहीन चौक पे पानी था, वो पानी उससे कहीं ज़्यादा था, लेकिन वो चूँकि रात थी और किसी ने मुझे कहा कि यार छोड़ो जान, वहीं से बस आप न्यूज़ बनाओ और चलते रहो। मैं सुबह उठा, बादल दोबारा से आए हुए थे, क्या कहा जा रहा था बारिश होगी। अभी मैं एक घर गया हूँ, वहाँ मैंने सिर्फ रिपोर्ट बनाई है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी खड़ा हुआ है या कहाँ से आया है या बारिश का है। तो बेसिकली ग्वादर का जो ख़ित्ता है, उसको थोड़ा सा समझना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ग्वादर में एनुअल रेनफॉल वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। ये 168 मिलीमीटर बारिश थी एक स्पेल की। फिर 38 स्पेल की बारिश अगले दिन हुई, जिस दिन मैं ग्वादर में था। यानी साल से डबल, उससे 2 दिन, मतलब 30 घंटे एक दिन बारिश हुई है, और फिर 2.5 घंटे जो 38 मिलीमीटर हुई, वो तो मेरे सामने, मैं ग्वादर में ही था जब 38 मिलीमीटर बारिश हुई। 2 घंटे 2.5 घंटे में 2.5 घंटे 38 मिलीमीटर बारिश, और इतनी शदीद बारिश थी वो शहजाद, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी शदीद बारिश नहीं देखी। यानी मेरे पास अगर उसकी फुटेज हो, खड़ी हुई बाइक्स थी, जो पार्क बाइक आप स्टैंड लगाते हैं ना, वो एक साथ उड़ी हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं वो कितनी शदीद बारिश होगी। वो आंधी थी, तूफ़ान था, वो बारिश थी, वो मुझे नहीं पता वो क्या थी। बहरहाल वो इतनी तेज़ थी कि वो 38 मिलीमीटर सिर्फ 2 घंटे में हुई।
और ये अभी लास्ट मंथ हुआ है, और अक्सर जो सुनने वाले हैं ये उनके लिए पहली दफ़ा होगा कि उन्होंने सुना होगा कि गवादर में पिछले महीने ये हुआ है। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, सिचुएशन ये थी कि लोगों के घर तो तबाह होना, पानी का आना, ये तो हमें एक्सपेक्टेड था कि होगा, लेकिन इतना आना और इतना तबाह होना ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि ग्वादर जैसा शहर जिसको सेंटर बना के पाकिस्तान की इकॉनमी चमकाई जानी थी मुस्तकबिल में, उसका ये हाल है कि लोगों ने आइडेंटिफाई कराना शुरू किए कि यहाँ पे बाथरूम था, यहाँ पे किचन था, और वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ पानी है। वहाँ तो ज़िंदगी का निशान भी नहीं था कि ये यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस, कोई कंक्रीट होता। उसके बाद मतलब वो पहला दिन शॉकिंग था। पहले दिन हमने रिपोर्टिंग की है, फिर हमें कहा गया कि वो देयर इज़ दिस वन अदर लोकेलिटी दैट इज़ प्रिटी मच नियर टू द जेटी, द ओल्ड जेटी ऑफ ग्वादर, एंड इट्स कॉल्ड मुलाबंद। मैं मुलाबंद गया हूँ, वो इलाका मैंने देखा है, मेरी तो नज़रों से नहीं, मतलब आपने समंदर, मतलब आपने बारिश के पानी में घुटनों पानी में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बैक वक्त समंदर के पानी में, बारिश के पानी में, सीवरेज के पानी में, घुटनों से ऊपर के पानी में आप कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं? लोग कैसे रह सकते हैं वहाँ पे? एंड दैट्स व्हाट वी डिड। जब हम गए हैं वहाँ पे, उस जगह पे, तो इट वॉज जस्ट क्योस, इट वॉज सो मच क्योस कि मतलब मैंने नसीराबाद में नहीं देखा, मैंने छतर में नहीं देखा, मैंने जाफराबाद में नहीं देखा, मैंने इतने इलाकों में मैंने सैलाब कवर किया, मैंने कहीं नहीं देखा जो मैंने ग्वादर में देखा। Was it just the extent कि कितना पानी खड़ा हुआ है? क्या what made this different? कि आप you're saying कि अभी जब बलूचिस्तान में फ्लड्स आए थे पिछले साल, those were also insane. ये वाले ज़्यादा क्यों आप कह रहे हैं ये? देखिए, ग्वादर जो जोग्राफिकली, ग्वादर का उसकी जो जोग्राफी है वो बहुत यूनिक है। ग्वादर 3 हिस्सों में समंदर है और 1 हिस्से में खुशकी है। जो दीगर इलाके हैं, जैसे मैं अगर आपको केस स्टडी देता हूँ नसीराबाद की, नसीराबाद में एक इलाका था जिसको मंजूशरी का कहते हैं। मंजूशरी में रिपोर्टेडली उस वक्त जब मैं गया था 2022 के सितंबर में, अगस्त में, तो उस वक्त अगस्त भी नहीं, लेट जुलाई में, तो वहाँ पे तकरीबन 10 फुट पानी था। 7 ईदी उस वक्त मेरे साथ कश्ती में ही उस घरों के ऊपर से जा रहे थे। सो मंजूशरी में ये हुआ था कि 3 हिस्सों से पानी आया था। एक तो कोहे सुलेमान का सैलाबी रेला था, एक जो उसकी अपनी बारिश हुई थी, और जो तीसरा पानी आया था ना, वो डाइवर्टेड वाटर था। यानी वो पानी था जो आना कहीं और था, गिरना कहीं और था, लेकिन उसको आर्टिफिशियली ऑल्टर किया गया और उसको मंजूशरी में गिराया गया। क्या बचाने के लिए? अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। एक अंदरून का इलाका था, एक बैरून का इलाका था। पानी अंदरून में आया था, इन्होंने बाड़ लगा के पानी बैरून में छोड़ा, जहाँ पे ऑलरेडी 2 जगहों से पानी आ रहा था। वो सारे मंजू कबीले के लोग थे जिनको कोई नहीं पूछता, और यहाँ पे सारे सरदारों के, नवाबों की ज़मीनें थीं, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पे पानी डाइवर्ट किया। मतलब अपने कैश क्रॉप्स बचाने के लिए, अपनी कैश क्रॉप्स बचाने के लिए गाँवों को डुबा दिया। इसी तरह की सिचुएशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद ग्वादर में भी होगी, कि ठीक है पानी ऑल्टर किया जाएगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि पानी इतने बड़े स्केल पे ऑल्टर होगा कि शायद ग्वादर इन फ्यूचर जो है वो एक इनहेबिटेबल वेटलैंड बन जाए। ग्वादर में, ये मेरे लफ्ज़ नहीं हैं, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछें जिसने ग्वादर के ग्राउंड सी लेवल राइज के ऊपर काम किया है, वो आपको बताएगा कि ग्वादर कुछ ही अरसे बाद, कुछ सालों बाद, शायद कुछ दिहाइयों बाद, ग्वादर एक इनहेबिटेबल वेटलैंड में बदलता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि ग्वादर में सी लेवल राइज इस हद तक बढ़ गया है कि आप अब उसको कंट्रोल शायद ना कर सकें। यानी आपका जो एनुअल सी लेवल राइज है वहाँ पे, वो कुछ सालों पहले शायद इतना नहीं था, अब एक मीटर जो है वो उसका इजाफा हो गया है। तो आप अगर सी लेवल राइज 1 मीटर का इजाफा हो रहा है, मुझे किसी ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा, बंदा कह रहा है कि यार ये जो पानी है, मैं घर से, ये मुल्लाबंद का इलाका था, उसने कहा यार ये पानी जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये मैं निकालूंगा और कल फिर आ जाएगा।
मैंने कहा यार ये किस तरह होगा? उसने कहा यार ये मुल्ला फाजल चौक में इस तरह होता है कि पानी ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, वो ऑलरेडी निकल रहा है, वो सैलाब आए या ना आए वो ऑलरेडी निकल रहा है वो पानी ज़मीन से, क्योंकि चंद ही फुट नीचे समंदर का पानी है। ग्वादर में पीने का पानी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक पानी पूरे मुल्क को नहीं पता होगा कि कितनी प्रोटेस्ट हो चुकी हैं कि सिर्फ भाई हमें पीने का पानी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं हो रहा, पानी पीने का वहाँ नहीं है। जो पहले तो पानी पीने का मिल नहीं रहा था, अब जो पानी आया है वो निकल नहीं रहा ग्वादर से, क्योंकि ग्वादर की जो पानी की नेचुरल गुजरगाह है, जो उसका रूट है जहाँ से पानी को निकलना था, जो सीवेज सिस्टम है पूरा, जो इंडिजिनस सीवेज सिस्टम है, वो उस पर तो हाईवे बना हुआ है, उस पर मरीन ड्राइव बनी हुई है, उस पर पोर्ट बना हुआ है, पानी के हर चेक पॉइंट पे जहाँ पे भी पानी की गुजरगाह है वहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो पानी को जब निकलना था तो पानी तो अब नहीं निकल सकता, अब वो पानी ज़मीन के नीचे। मेरी अभी किसी से ऐसी बातें कह रहे हैं वकास, अगर मैं कराची से ग्वादर जाना चाहता हूँ, आप चाहते हैं मेरे लिए रोड भी ना हो, मैंने पीसी जाना है ना यार, तो एक मैंने रैली करनी है तो एक रोड तो होना चाहिए। अगर तो पानी आ जाता है या गांव डूब जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? आप चाह रहे हैं मैं डेवलपमेंट ना हो। सो एग्जैक्टली दैट एग्जैक्टली वाज द थॉट बिहाइंड व्हाट दे मेड द मास्टर प्लान। तो जो मास्टर प्लान तरतीब दिया गया था उसके तहत ओल्ड ग्वादर तो मतलब उसको रीलोकेट होना, मतलब वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, उसको रीलोकेट होना था। और लोगों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए हैं कि भाई हमारी इंडिजिनस लैंड है, हमारी ज़मीन है, हम हज़ारा सालों से यहाँ रह रहे हैं और सैलाब आते रहे, बारिशें होती रही हैं। लेकिन चूंकि ये बात फैक्ट है कि ग्लोबली सी लेवल राइज बढ़ रहा है, ज़मीन को खाया जा रहा है। ग्रैंड आइल हो यूएस लुजियाना के अंदर सबसे मतलब द हाईएस्ट रेट ऑफ सी लेवल राइज इज़ हैपनिंग एट ग्रैंड आइल, एंड फ्रॉम ग्रैंड आइल टूवर्ड्स अगर मैं बताऊँ बदीन में मीठा पानी नहीं है। बदीन का तो बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है तो इन टर्म्स ऑफ यही जो सी इरोजन ऑफ लैंड हो रही है बदीन के अंदर। ये जब बातें कर रहे होते हैं लोग पंजाब में बैठ करके, पानी ज़ाया हो रहा है, ये जो पानी इंडस उधर अरेबियन सी में जाके ज़ाया हो जाता है। इनको कोई बताए कि पानी ज़ाया होने से व्हेन यू स्टॉप वाटर, व्हेन वाटर जब आप सक्कर बराज पे रोक देते हैं तो सी जो है इट टेक्स ओवर लैंड, वो लैंड इरोजन करना शुरू हो जाता है। तो जो सिंध की साहिल है वो इनहैबिटेबल, उधर फार्म नहीं हो सकते, क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं अपर राइपेरियन में, उनको लगता है ये पानी जो हम अगर छोड़ देंगे ये ज़ाया होगा, ऊपर ही इसको इस्तेमाल कर लो। सर क्लाइमेट चेंज मुझे नहीं लगता कि हो रहा है, मुझे लग रहा है क्लाइमेट चेंज हो चुका है। मैं और आप अब जिस दौर में रह रहे हैं वो क्लाइमेट से चेंज शुदा एक मुआशरा है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस खित्ते में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का मतलब है उनको समझ ही आता है क्लाइमेट चेंज के ओ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या हीट वेव ज़्यादा हो रही है। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि जो ड्राउट साइकिल है, जो कहत साली है, जहाँ कभी कहत साली का तस्वुर नहीं था वहाँ कहत साली है, और जहाँ पर कहत ही कहत था वहाँ आज सैलाब है। मतलब आप अगर थोड़ी सी और मज़ीद रिसर्च करें, बलूचिस्तान के कई इलाके जो 2019 और 18 में इंटीग्रेटेड फूड इंडेक्स के अंदर, यानी वो फ़ेज़ 3 क्लासिफिकेशन में फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 में थे, हाईली ड्राउट एरियाज़ में, जहाँ पे खाने के लिए क्रॉप्स नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, जिसमें सारूना है, वाशुक है, नोशकी है, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, इतने इलाके में आपको ग्वादर उनमें से एक था। और वहाँ आज ये हाल है कि वहाँ पे या तो सैलाब है या वहाँ पे कहत है, बीच में तो कोई इन्वायरमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये आंखों के सामने, मतलब मेरी और आपकी आंखों के सामने हो रहा है ये। अगर आप सिंध के पूरे अभी जब मेजर फ्लड्स आए थे, जी लोगों को ये नहीं पता होगा कि उससे पहले 3-4 महीने कहत था। व्हेन पीपल आर लाइक भाई फार्म क्यों नहीं कर रहे, डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्या करें, वो 4 महीने वहाँ कह दे, उसके बाद इतना पानी आता है कि वो 2-3 महीने खड़ा रहता है। तो आपका आधा साल तो ये गुजर गया ना, तो आप फिर उसके बाद कल्टिवेट करें। जस्ट हम जाते हैं नेदरलैंड्स, फ्रांस, वहाँ चीज़ें देखते हैं, बोलते हैं ये रेप्लिकेट कर लेंगे हम।
यहाँ आके ज़रा देखो तो चल क्या रहा है। सर बात ये है कि शहजाद भाई मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या चाहती है, मुझे ये नहीं पता जिस मुल्क में मैं और आप पता तो है हम दोनों को, हम बोल नहीं सकते। हाँ जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं उस मुल्क की पॉलिसी क्या है, वो जाना कहाँ चाहता है। लेकिन वो जहाँ पे भी जाना चाहे, जहाँ पे भी उसको इसकी मंजिल हो, कोई टारगेट हो, क्लाइमेट उससे पहले ही उसको खा जाएगा। अगर उन्होंने उसको कोई टारगेट सेट किया हुआ है कि हम 50 साल में यहाँ पहुँचना चाहते हैं। बेल्जियम तो ठीक होगा ना? बेल्जियम ठीक होगा, आई होप सो। लाइक तो बेल्जियम को थोड़ी ना कुछ होना वहाँ पे, मतलब वो मसले नहीं है ना जो हमारे साथ मसले तो हैं। बेल्जियम एक अच्छी जगह है जाने के लिए। बेल्जियम है और भी बहुत अच्छी जगह, और भी बहुत, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा है। मतलब मुझे तो एतराज़ ये भी नहीं है कि अगर कोई मतलब यूके शूके यूएस भेज दे तो मतलब आई हैव नो इश्यूज विद दैट। बट ये पता है कि ये मुल्क जिसमें मैं और आप अभी रह रहे हैं ना, इस मुल्क ने, आप देखें ना, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बलूचिस्तान में? क्या ये नेशनल क्वेश्चन का मसला नहीं है? क्या ये नेशनल, या क्या ये इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है कि एक इलाके में या तो लोग पानी पीने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, या सैलाब से बचाव के लिए एहतजाज कर रहे हैं, या ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि यार हमारे घर तबाह हो गए हैं। आपको पता है मैंने वहाँ पे जब मैं गया हूँ, मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा रहा हूँ, 8 दिन रहा हूँ, जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम था। उन 8 दिनों में हेल्थ डिपार्टमेंट की मैंने एक प्रेस रिलीज़ नहीं देखी। मैंने वहाँ पे डीसी को 5 दिन के बाद, औरंगज़ेब बादीनी को 5 दिन के बाद मैंने सड़क पे देखा है। 5 दिन के बाद मैंने देखा है उसको सड़क पे। जब मैंने सुरबंदर, मुल्लाबंद, मुल्ला फाजल चौक, मैं इसलिए नाम गिनवा रहा हूँ ताकि इन एनी केस अगर किसी को ये लगे कि मैं शायद वहाँ नहीं गया या मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, और ये सारी मैंने ये रिपोर्टेड है, मतलब ये जियो पे ऑन एयर हुई है ये सारी रिपोर्ट जिनके लिए। शाहीन चौक, ये डूबे हुए इलाके तो ठीक है थे, लेकिन मसला ये कि वहाँ लोग रह रहे थे। एक शख्स जिसका घर में पानी 5 फुट खड़ा है ना, और उसके घर में बच्चे हैं, उसके घर में ख़वातीन हैं, प्राइवेसी तो ख़त्म ही हो गई ना उस घर में। घर सारे गिर गए। मेरे पास वो फुटेज है, मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा। मैं छत पे हूँ, एक घर के सामने मैंने देखा है, ताहद्दे निगाह बस पानी है घरों के अंदर और लोग छतों पे बैठे हैं ग्वादर में। ये उस शहर की मैं आपको बात बता रहा हूँ जिसके इतना डिस्टोपियन सीन है ये, कि जिस मुल्लाबंद की मैं बात कर रहा हूँ उससे आप गर्दन उठा के ऊपर देखें तो पीसी है। पीसी होटल कोहे बातिल का जो पहाड़ी सिलसिला है उससे होते हुए ऊपर पीसी होटल है, और नीचे एक बाड़ लगी है, एक दीवार है, ठीक है, जिसको तोड़ के लोगों ने अपनी जान बचाई है, क्योंकि उस बाढ़ की वजह से पानी बारिश का जहाँ से गुजरना था वहाँ के रुक गया मुल्लाबंद में, और वो आहिस्ता 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 बढ़ने लगा। बाढ़ किसने लगाई थी? पीसी ने। ये जेटी है ना, जेटी की इन्होंने दीवार बनाई। यानी आप ये देखें कि पीसी है पहाड़ के ऊपर, नीचे कब्रिस्तान है, उस इलाके में बारिश का पानी है, उस पहाड़ से लैंड स्लाइडिंग से जो पानी आ रहा है वो है, और तीसरा वो है जो यहाँ का सीवेज फटेगा तो वो जाएगा ना, जाहिर है कहीं, वो जहाँ जा रहा है तो वहाँ दीवार है। तो दे हैड टू दे हैड टू डीकंस्ट्रक्ट द होल वॉल जो जेटी की थी, एंड टू सो दैट द वाटर शुड कुड गेट अवे फ्रॉम देयर हाउसेस। और ये मतलब मेरी आंखों के सामने हुआ है, और इतना डिस्टोपियन सीन है शहजाद कि अगर ग्वादर में आप जाएं, यू वुड नॉट यू वुड फील लाइक कि मैं मतलब इसका क्या कर सकता हूँ। सर हमारी एलीट इतनी बेहिस है, अगर यहाँ पानी खड़ा रहा, आप शर्त लगा लें 5 साल बाद इसको अताबाद लेक बनाकर ये लोग उस पर बोट चलाएंगे। ऐसे ही करेंगे ये लोग। और जिस मरीन ड्राइव की ग्वादर देखें, 2 ग्वादर हैं जिनको, जो 2 ग्वादर मैंने देखे। एक तो वो ग्वादर है न्यू ग्वादर, जो उनके लिए है कि जिनके पास पैसा है, जो टूरिस्ट हैं, जिनको एस्थेटिक्स का शौक है, जिनको फिशरमैन कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम कितना अच्छा है यार, जिनको क्रिकेट स्टेडियम जाना है, जिनको पीसी से एस्थेटिक तस्वीरें लेनी है। और एक वो ग्वादर है जहाँ पे ना पानी है, ना रहने के लिए घर है। लोग, मुझे याद है कुछ साल पहले किसी ने, कोई ख़बर मेरी नज़र से गुजरी थी कि किसी ने FIR कराई थी पानी चोरी करने पे। किसी ने, मतलब लोग ताले लगाते थे अपने पीने के जो कैन है ना पानी के, उसको ताले लगा के रखते थे ताकि वो चोरी ना हो। आप एक इस ग्वादर में रहते हैं, और दूसरा ग्वादर वो है
अच्छा, उसी ग्वादर में जहाँ फिशिंग कम्युनिटी है, वहाँ पे ट्रॉलर लाकर उनकी जो वाहिद रोजगार है उसको ट्रॉलर के जरिए नापैद किया जा रहा था, जिस पर जो है ना मौलाना हिदायतुर रहमान ने जो एक पूरी वो इशू बनाया। उसी ग्वादर की सिचुएशन ये है, मैं आपको एक फ़नी बात बताता हूँ। मैं ग्वादर में सीएम सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ग्वादर का हाल है। और हमारे जो आप पूछो हुक्मरान चाहते क्या हैं, हाँ। अगर वो सरफराज भुगती को नाफिज कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना वो क्या चाहते हैं। मतलब मैं लाइक माय कमेंट ऑन दैट वुड बी के बलूचिस्तान में कोई भी किसी से भी आप पूछें लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्यूरोक्रेसी एंड द रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, और सारे लोग यही कहेंगे लाइक हमें तो नहीं पता कि किसने रिप्रेजेंट किया, लाइक किसने वोट दिया है। पहले तो इलेक्शन इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क, एंड देन इलेक्शंस इन बलूचिस्तान इज लाइक द लार्जर क्वेश्चन मार्क। तो फनी बात ये है कि इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी जो मैंने ग्वादर में देखी, इनकॉम्पिटेंट जो अफसरशाही मैंने ग्वादर में देखी, उसका वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। उसकी मिसाल ये है, ये जो नहीं हम कराची के जो शॉल पहनते हैं अक्सर सर्दियों में फैशन के लिए, ग्रीन कलर की शॉल होती है कुर्ते के ऊपर, ज़रा हम पहनते हैं, ज़रा इसको पता ही होगा यार, वो कुर्ते पे नहीं वो शॉल पहनते हैं ग्रीन कलर की यार, जिसका कोई मतलब कुछ नहीं है, बस दैट्स जस्ट अ शॉल। कुछ लोग तो पहनते हैं ग्रीन, बट आई थिंक आप उनकी तरफ निशानदेही नहीं कर नहीं, मैं अपनी ग्रीन शॉल की जो एक सिविलियन ग्रीन शॉल पहनता है ना, नहीं मैं वो वहाँ नहीं जा रहा था, मैं कहीं और जा रहा था, बट चले नहीं वो भी नहीं। बहरहाल जो ग्रीन शॉल एक आम मिडिल क्लास मेरे जैसा लौंडा पहनता है ना, वो शॉल मैंने वहाँ थोड़ी सी खुनकी हो रही थी, तो मैंने वो शॉल बाहर ड्राइवर से कह के, चूँकि अंदर सिक्योरिटी टाइट थी, सीएम की आए हुए थे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनके सामने, और भी हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहाँ पे मतलब थे, उन्हीं के सामने मैं आया हूँ। ज़ाहिर है वो डेटोनेटर से निकलते हैं ना, क्या कहते हैं वो जो डिटेक्ट करते हैं, वो जो मेटल डिटेक्टर से मैं आया हूँ। इस तरह की बातें कर रहे थे इसलिए तो सड़े गए होगे। मैं डेटोनेटर लेकर आया हूँ शॉल में, दे लो बेटा आप तो साइड पे है ना पहले। कट डेटोनेटर मेटल डिटेक्टर, सॉरी। उनके सामने आया हूँ, उधर खड़ा रहा हूँ कई घंटे, 1 आध घंटे 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ। मुझे सर्दी लगी, मैंने उन्हीं के सामने शॉल मंगाई, और शॉल ओढ़ के मैं यूँ शॉल ओढ़ के मैं करके खड़ा हो गया, क्योंकि हाथ मैंने अंदर किए हुए थे। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि लाइक सरफराज भुगटी आ जाएं और लाइक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, एंड वी आस्क क्वेश्चंस एंड देन वी गो आवर ऑन वे। लिटरली 10 मिनट्स लेटर 2 पुलिस वाले आए हैं और मुझे हाथ से पकड़ा, धक्का दिया, ये कौन हो, कहाँ से आए हो, चेक करने लगे। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो बोला कौन हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो? उस वक्त तुम अल्लाह अकबर बोल देते, वो भाग जाते। उसी वक्त तुम भागना शुरू करते थे वहाँ से। I was surprised, like the man who was asking me these questions, we had a whole session of meetup just a day before this, press conference. And he, like when we met first time, he was like, oh, you came from Karachi, how's Karachi? And now like a day later, he's just pushing me and asking me like, who are you and किस department से हो? I was like, भाई मैं तो साफ़ी हूँ और फिलहाल चैनल से हूँ और मैं कवर करने हूँ। तो मुझे कहते हैं यार तो फिर शॉल तो उतारो। कवर करो, कवर अपने आप को। हाँ तो शॉल तो उतारो। उसकी जुमला क्या था पता है? उसने कहा यार तुमने तो वो पूरी सिक्योरिटी, सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, हमारी तो सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो गई थी तुम्हारी वजह से। एंड द SSP हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उस बंदे, कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं ना, उन शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे। और he became like macho man who is responsible for whole the security, and I looked at him and he said आप अपना हुलिया सही करें। तो मैंने उसको कहा यार अगर तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी शॉल की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो फिर तो तुम्हारी सिक्योरिटी पे GH आए। झूठ बोल रहा है। उस वक्त बोल रहा सर सब उतार दे दो। सर SSP साहब मुझे डंडा नहीं मारना, अभी उतार देता हूँ। मतलब SSP से तो डंडा खाते हुए थोड़ा सा फखर महसूस होगा, लेकिन मतलब और कोई दूसरा मारता तो अभी हीरो बन रहा है। अगर मेरी शॉल से तुम लोग डर जाते हो, अगर ये रियासत एक बलोच की शॉल नहीं बर्दाश्त कर सकता,
तो इस रियासत दोनों बल चलना निकल चलते रहो। लेकिन मैं एक्चुअली मतलब मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, मुझे डर तो लग रहा था ब्रो, मतलब बिना डरे तो मतलब फट तो रही थी मेरी। लेकिन मुझे ये था कि लाइक मैं बोल दूं, मतलब मेरे पीछे ये कि यार थोड़ा सा मतलब बाहर से भी आया, और खैर मैंने उसको ये बोल दिया। वो बंदा मेरे पास आया, अब मेरा कैमरामैन शॉट्स बना रहा था, एंड द सेम एसएसपी लाइक स्टार्टेड पुशिंग हिम लाइक बैक कि तुम हटो 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 हटो, और वो हो गया। एंड दिस एसएसपी हैड नो आइडिया एंड हैड नो क्लू हाउ टू डील विद द सिचुएशन व्हेन फ्लड्स हैपेंड, और हाउ उस बंदे को ये तक नहीं पता था कि लाइक मैं इस इलाके में, किस इलाके में मेरी फैसिलिटेशन क्या। लाइक ही लिटरली सेड इन अ वेरी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग कि लाइक मैं तो पुलिस वाला, मतलब मैं क्या, ये तो जीडीए का मसला है, ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मसला है, वो तो मैं तो क्राइम व्राइम देखता हूँ ना। एंड दिस इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी आई हैव लाइक मैंने बहुत से सिंध में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मैंने लसबेला की ब्यूरोक्रेसी देखी थी। लाइक डिज़ास्टर सिचुएशन थी, उनकी कॉम्पिटेंसी, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं थे, उससे उसकी कैपेसिटी में नहीं था। लाइक कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी कैपेसिटी में एक चीज़ नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट बस इस तरह है कि उनको नहीं पता सिचुएशन से डील कैसे करना है। लेकिन ग्वादर में तो डेलिबरेटली लग रहा था कि वो नहीं चाहते कि वो इस पे हाथ भी डालें। दे वर सो कैजुअल अबाउट इट कि यार मतलब 5वीं दफ़ा आया है ना सैलाब, बस ठीक है, सही है, क्योंकि ग्वादर में पहले सैलाब आ चुके हैं। उनके तो फ़ायदे में ही है ना कि ठीक है, इतना टाइम ये शोर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डूब जाएं तो बेहतर ही है, मतलब, और उनके लिए तो बेहतर है। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर ग्वादर में लोग, चूँकि घर जब टूट गए ना, तो ज़ाहिर है वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोकेलिटी है, वो इलाके जहाँ पे ज़्यादा सैलाब आया था, जिसमें मुल्लाबंद के इलाके हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं वो घर, बस नकल मकानी कर रहे हैं। और हमने ये बात वेरीफाई की थी वहीं पे, उसी इलाके के एक दानिश्वर थे, उनसे मेरी बहुत लंबी एक्सटेंडेड बात हुई। उन्होंने कहा यार लोग जा रहे हैं, लोग वॉलंटियरली ये इलाका छोड़ के जा रहे हैं, अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, जो कि मुनहदम हो चुके हैं, जो कि टूट चुके हैं, उनके पास बनाने के अब कोई पैसे हैं नहीं, और ये हर दफ़ा डूब जाते हैं, तो मतलब दे आर जस्ट डिसाइडिंग टू लाइक मूव आउट फ्रॉम दिस। एंड दिस इज प्राइमरीली मछेरास। सो ग्वादर चूँकि प्राइमरीली मछेरों की बस्ती है, लेकिन चूंकि अब तो वो बिज़नेस डेवलप हो गया है, कई लोग अब भी लाइक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन। सो यार मछेरा कल्चर जो ख़ास तौर पे जो पूरा फिशरमैन कल्चर है ना ग्वादर में, वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ हर बंदे को पता है मछली की साइकोलॉजी क्या है, मछली कब अंडे देती है, किस वेस से आती है। तो समंदर उन लोगों की नफ्सियात का हिस्सा है। और मैं आपको एक कॉन्वॉय आया हुआ था बलोच यकजहती कमेटी का, वहाँ पे वो लोग सर्वे कर रहे थे, मैं उन्हीं के साथ साथ था रिपोर्टिंग के लिए। तो एक खातून थी बहुत एजेड, और वो खुद ब खुद अपने आप से बातें करी थी, और वो मैं बस सुन लिया बलोची में। वो अपने आप से ये बातें करी थी कि उसने बलोची में कहा कि ए आप मनी लूगे, आप जो उसने कस्सिया न बख्शी आप, तो अगर आप नुकसान दे, आप तरह नुकसान दे, भले मनी वतने मनी जा गए कना यारी। नहीं वो नहीं था, नहीं अच्छा, वो ये कह रही थी कि ये तो पानी हमारी, अल्लाह पानी को आबाद करे, अल्लाह पानी को खुश रखे। जैसे पानी यानी समंदर कोई शख्स हो, कोई लिविंग बीइंग हो, कोई एंटिटी हो जिसको आप खुश रखते हो, वो आपसे नाराज़ होता है, कहता पानी तो आपसे नाराज़ है। So the way they speak about water in Gwadar, it's not how we perceive water in our lives. It's not how we perceive sea, oceans, lakes, the way the people of Gwadar perceive it. Because for them, it is their entire identity. Poseidon, जिस तरह Greeks Poseidon कहते थे। Poseidon कहते थे, उनका तो goddess था। For them, मैंने कभी इस तरह से वो conversations नहीं सुनी जो ग्वादर में मैंने सुनी। मैंने उनसे कहा यार मुझे मछली खानी है। उसने कहा यार कौन सी मछली खानी है? मैंने कहा यार कोई भी खिला दो। उसने कहा यार यही तो तुम लोगों का मसला है कि कोई मछली कोई भी नहीं होती। हर मछली का एक सीज़न होता है। मछली यहाँ अंडे देगी, वहाँ से ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर उसका ये मंथ होगा। मैंने कहा भाई है या दे दे, सब ये पता है तो दो ना यार, तो फिर सब है तो दे दे, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? एग्जैक्टली। सो मैंने कभी भी ग्वादर में
ग्वादर के लोगों को जिस तरह वो समंदर के बारे में बात करते हैं, मैंने किसी को नहीं सुना। दुनिया भर में नेटिव पॉपुलेशंस उनका यही राय होती है। अभी मैं एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री वोल्केनो न्यूजीलैंड में वो फटा था, तो वो जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है ना न्यूजीलैंड की, वो जिस तरह बात कर रहे थे वो भी इस तरह था कि ये पहाड़ जो वोल्केनो है ये एक इंसान है। वो भी उसी तरह बात करते हैं नेचर के बारे में, एंड दैट्स आई थिंक क्वाइट कॉमन अक्रॉस नेटिव पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड। आई थिंक ये जो अर्बन सेंटर्स है, आई थिंक वो एक रिस्पेक्ट है ना, एक कॉलोनियल आइडिया है कि नेचर पे तो आपको कॉन्कर करना है, कि हम दरियाओं के रुख भी बदल देंगे, हम डैम्स भी बना देंगे, हम समंदर भी कंट्रोल कर लेंगे। सो वो यू डोंट सी योरसेल्फ एज बीइंग पार्ट ऑफ द नेचर, यू सी योरसेल्फ बियॉन्ड नेचर। मैं नेचर के ऊपर हूँ, ठीक है ना, अब हमने गॉड को हटा दिया, अब गॉड की जगह इंसान आ गया है, तो हम तो अब सब कुछ कर सकते हैं। वेयर मे बी द नेटिव पॉपुलेशन हैज़ अ लॉट मोर रिस्पेक्ट कि अच्छा हमने साथ रहना है। इवन जानवरों के साथ भी अगर वो रहेंगे तो वो अगर हंट भी कर रहे हैं तो दिल भी लाइक इकोसिस्टम हमने ख़राब नहीं करना, विदाउट हैविंग दैट लैंग्वेज मे बी, बट दे डू प्रोटेक्ट इट कि अच्छा चलो अगर ये भालू है थोड़ा खाना इसको भी दे दो, इन्होंने भी खाना होता है, हम अगर ये लेके जाएंगे ये इनके लिए रहेगा, दरख्त भी रहेंगे, तो दे आर अ लॉट मोर एट पीस विद नेचर एज अपोज टू द मॉडर्न मैन। और ये वाकई ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। आप कहीं पे भी जाएं, आप मुल्क में रहें, मुल्क की इंडिजिनस पॉपुलेशन से बात करें, वो जंगल के बारे में क्या सोचते हैं, मुझसे मेरी कम्युनिटी से बात करें तो वो पहाड़ों के बारे में क्या सोचते हैं। आप मुख्तलिफ़ लोगों से बात करें, उनकी राय कुदरत के बारे में इस तरह है कि जिस तरह कोई शख्स हो, कोई एंटिटी हो, उसके साथ उसी तरह का एक इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन क्या वजह है कि जब भी डेवलपमेंट होती है, हम जब भी ये बात करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं, तो हमारे जहन में मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं, और हमें ये नहीं समझ आता कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आर द ओनली वे आउट फॉर दिस कैटास्ट्रोफे। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जिन्होंने पढ़ा, वो पानी की एक लहर देख के आपको बता सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसके अंदर सेलिनेशन कितना है, सैंड कितना एग्जिस्ट करता है। वो मतलब वो समंदर की रेत उठाएंगे, वो यूँ उसको नहीं पता कि मेजरमेंट में नंबर्स में उसको क्या कहते हैं, उसकी लैंग्वेज में केमिस्ट्री में क्या कहते हैं। वो यूँ उठा के आपको बता सकता है कि नहीं यार, मतलब अभी तो मछली नहीं आ सकती, बहुत नमकीन है, मछली नहीं आ सकती, या ठीक है बेहतरीन है, मछली का सीज़न शुरू हो गया। सो द कम्युनिटीज़, आप जिन कम्युनिटीज़ का ताल्लुक़ उस कुदरत के साथ इतना इमोशनल, इतना लाइवली है, आप उनसे उनकी राय लिए बग़ैर, उनसे बात किए बग़ैर, आप उन्हीं की नेचुरल वाटरवेज पर मेगा प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप उनको कहते हो कि अपनी जगहें छोड़ें और उन जगहों पे जाके आबाद हों जिनको वो जानते नहीं हैं। और ये बलूचिस्तान क्या है शहजाद, मतलब कराची के साथ भी यही हुआ था, कई साल पहले हुआ था, तो अब हम उसको बुरा नहीं समझते, बट दिस हैपेंड इन कराची के जो भी हमारी मछेरी कॉलोनीज थे, उनको उठाकर आपने बोला कि आप नॉर्थ नाज़िमाबाद और उसके आगे जाके रहें, लाइक भाई हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ना, आपने तो मतलब जिस तरह मेरा लिम्ब काट दिया, मेरा जो समंदर के साथ रिश्ता है ख़ानदानी सेंचुरीज़ का, मतलब हम इंसान हैं, हम कोई वुडन फर्नीचर थोड़ी हैं कि आपने चले, अभी आप रहते थे समंदर पे कुरंगी में, अभी आप रहते थे निटी जटी पे, अब आप रहेंगे नाज़िमाबाद में, क्या फ़र्क पड़ता है। आप सो लाइक वी जस्ट डोंट ट्रीट पीपल एज ह्यूमन बीइंग्स। और उसकी वजह ये है कि उसकी एक सबसे बड़ी मुझे जो महसूस हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, कि हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, अच्छा उनमें से मेरी नज़र से कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसने नेचर में जो ऑलरेडी ऑल्टर्ड शुदा जो ट्रेड्स हैं उनको फिक्स किया हो, उसने उनको मज़ीद ट्रिगर किया है, बल्कि कई ऑल्टरेशंस तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से हुई हैं। सोचते जो लोग हैं, मतलब रूडा रावी पे हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, बताओ यार, LBOD RBOD बताओ, अभी मलीर एक्सप्रेस से जो बना रहे हैं हफीज़ बलोच, और वो जो उनकी पूरी इंडिजिनस राइट्स अलायंस, हाँ, वो रो के भैया मलीर रिवर को आप मलीर रिवर पे बना रहे हैं,
अब अगर कोई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, लाइक भाई अनप्रेसिडेंटेड है, हमें तो पता ही नहीं था। जो लोग वहाँ रहते हैं वो अगर आपको बता रहे हैं कि हम सालों साल से यहाँ रहते हैं, यहाँ ये होगा, यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, बिकॉज आप लोगों को वही मेगा प्रोजेक्ट बनाने हैं। आप चाहते हैं DHA से जो लोग बहरिया टाउन जाते हैं बेचारे, उनको ट्रैफिक होती है, वो घंटे की जगह अगर 20 मिनट में चले गए तो जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। you're interested in that, right? You're not interested in a ecological disaster 20 years down the line. तब तक तो आप बीच बाज के बेल्जियम में होंगे। और यही तो बात है ना कि सरमायादाराना निज़ाम जिस समाज में मैं और आप रह रहे हैं, ज़िंदा हैं, उसमें अहमियत सिर्फ सरमाए की और मुनाफे की है। ये दुनिया सिर्फ मुनाफा सोचती है। ये क्लाइमेट चेंज के इशू से भी मुनाफा सोचती है। इनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के इशू में ही पैसा है, तो ये आपको पौधे भी लगा के देंगे, ये आपको दरख्त भी लगा के देंगे, ये आपको ग्रीन जो है वो ग्रीन क्या कहते हैं वो, देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन द वर्ड ग्रीन, लाइक वी आर गोइंग टू मेक दिस ग्रीन एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस ग्रीन, बट हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी of all the billions of hundreds of the billions of dollars and rupees that have been spent on one singular project that has caused, that has caused suffering for hundreds and thousands of other people of that locality, of that land. मतलब आप ये देखें कि ग्वादर में 2007 में जब ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह किया मुशर्रफ ने, तो उससे पहले वो एक छोटी सी जगह थी। तो फर्स्ट मतलब मैं भी देख रहा 2008 में सैलाब आया, 2010 में सैलाब आया है, और देयर आर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ फ्लडिंग इन ग्वादर। अब मसला फ्लडिंग नहीं है, इशू अब फ्लडिंग से आगे जा चुकी है। मतलब अब सैलाब इशू नहीं रहा, इशू ये है कि ग्वादर इज सिंकिंग, लाइक सैलाब तो फ्लैश फ्लड आता है, चला जाता है, कोई मेगा प्रोजेक्ट की वजह से सैलाब आया चला गया, आप मेगा प्रोजेक्ट पे क्रिटिक करते हो, फिक्स करने की कोशिश, बट हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स द सिचुएशन वेयर द होल सिटी इज सिंकिंग डाउन? एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ग्वादर, कि ग्वादर इज गोइंग टू बी, आई एम नॉट सेइंग, अगर मैं ये हो सकता है कि कोई ये बात सुने तो उसको लगे कि यार ये बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गया, प्रोपेगेंडा कर रहा है। So I would suggest that you should read about the salination, percentage of the salination water that is in Gwadar, that exists in Gwadar. जियोलॉजिकल सर्वेस पढ़ें आप ग्वादर के बारे में, आप किसी जियोलॉजिस्ट से, वो जियोलॉजिस्ट जिसने वो काम किया है, आप उसकी बात सुने वो क्या कह रहा है। और एक और भी तो मसला है ना, मतलब एक और मसला ये है कि जब ड्राउट आता है, जब कहत आता है, तो उस कहत में हमारे पास ये पॉलिसी है कि होती है कि यार ठीक है PDM में है या NDMA हैं कि यार ठीक है यार राशन पहुंचा दो। NDMA की कौन सी रिसर्च है इस वक्त जो आप ये समझते हैं कि इतनी पाई की है कि जिसने इस पूरे वेदर पैटर्न को स्टडी किया हो? ये जितनी PDMAs हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई गई हो ऑन द वेरियस aspects of climate change, not just the heavy rains. Heavy rains are just a part of the climate change, but there are other episodes too. There are droughts, there are sea level rise, there is sea level rise, there is salination water, there are other aspects. तो क्या climate ministry of climate change की तरफ से, किसी PhD डॉक्टर की तरफ से पाकिस्तान में इतनी comprehensive report बनाई गई हो within the institutions of Pakistan, जो होलिस्टिकली ना सही लेकिन किसी एक इशू पे तो केस स्टडी करके ये बात साबित करने की कोशिश करे कि पाकिस्तान में कितने ऐसे इलाके हैं या कितनी ऐसी जगह हैं जो कि ड्राउट प्रॉन हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड जहां आने का ख़दशा है, जहां पे हैवी रेन साइकिल से आउट हुई हैं। जैसे US में क्लाइमेट रेजिलियंस टूल किट किस्म की छोटे छोटे इनिशिएटिव्स उन्होंने बनाए हैं, और वो करते क्या हैं, उनके पास एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। उन लास्ट 50 ईयर्स में उन्होंने ये एनालाइज़ किया है कि यार आपने मिसाल के तौर पे कंबर शादात कोर्ट में पिछले 50 साल का डेटा है, और उसके मुताबिक उनको पता है कि भाई 1980, 1985, 1990, 1995 में हर 5 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे एक बहुत हैवी किस्म की रेन पैटर्न इमर्ज हुआ है, और वो अब 5 के बजाय 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। दैट्स हाउ इट्स इंक्रीजिंग। उसके बाद उन्होंने एक पूरी पॉलिसी ड्राइव की है टू
to understand के like what are the factors that is triggering all of this pattern. और उसके बाद वो कौन सी policies हो सकती हैं that could like try that could reduce the impact of these patterns. पाकिस्तान में क्या है? क्या हो सकती हैं वैसे? अगर आई एम अज्यूमिंग कि अगर सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं. हम तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हम दुनिया भर में थोड़ी ना इंडस्ट्रियाँ बंद करवा सकते. तो अगर समंदर के सी लेवल्स दुनिया भर में राइज हो रहे हैं, पाकिस्तान तो कुछ नहीं फुट सकता उसका. तो क्या करें हम? अगर लेट्स से आप लुइसियाना गए थे, अमेरिका गए थे, आपने देखा ये सब कुछ, क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि अच्छा यार मिटिगेट कर दें जो डेंजर है? सर मिटिगेशन का जो सब्जेक्ट है ना, मुझे लगता है कि उस पर एक क्रिटिकल कॉन्वर्जेशंस होने की ज़रूरत है. मिटिगेशन का मतलब क्या है मेरी और आपकी नज़र में? क्या मिटिगेशन का ये मतलब है कि हम लोगों को रिलोकेट करके रिहेबिलिटेट करवा दें? क्या मिटिगेशन से मेरी ये मुराद है कि अच्छा ठीक है, मतलब कोई सिस्टमेटिक ऑल्ट्रेशन करें पूरी ज्योग्राफी के अंदर? ये जवाब तो मैं और आप तो शहजाद कभी दे ही नहीं सकते. मिटिगेशन का जवाब तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट देंगे, साइंटिस्ट देंगे, और वो आम मुकामी लोग देंगे जो आपको बताएगा, जिसकी उम्र 50-60 साल है, बताएगा कि यार 40 साल पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मैंने इस तरह किया, और वो ये पानी की यानी सिंध में मुझे उन्होंने इशारों से एक दफ़ा किसी ने बताया था, अब हेदा वाट निकरंदी हुई पानी जी, यहाँ से पानी निकलता था, अब हीअं तहाँ वञो था अॻियां जेको सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग फ्रॉम आगे से. हाँ, मतलब जो तुम्हारा दोस्त लगता है कि मुझे सिंधी नहीं आती, मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ अभी ट्रांसलेट करके. वैसे यार ये बड़ी अच्छी नहीं है, नहीं आप हम नॉर्मल सही बातें कर रहे हैं. बड़ी अच्छी क्रिटिक थी यार. वेरी रेलेवेंट. थोड़ी सी आई वांट टू बता दें आपकी दोस्त की राय क्या है मेरे बारे में. So there was this one guy who thinks that because Shehzad doesn't speak Sindhi, so he should not be like, he shouldn't speak about Sindhis or even the problems of Sindh, and he's not like वो. सुन लिया आप मेरी सिंधी तुमने? हाँ. थोड़ी सी सुना देना, इनको सुना दे. मतलब एड़ो सजन मुखे छो तो बड़ी ये गाना सुना तुमने? हाँ यार बहुत अच्छा गाना है. मतलब सिंधी वैसी बहुत फिट जुबान है. बहुत फिट जुबान. खुश हो गए आप? खुश हो गए? हाँ. तो ये वो लोग हैं सिंध बलूचिस्तान के. केपी के आई एम श्योर मैं कभी नहीं गया क्लाइमेट डिजास्टर में. केपी कश्मीर नहीं गया, चित्राल गिलगित नहीं गया, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ. दैट आई एम अज्यूमिंग कि जहाँ जहाँ पे भी नेटिव पॉपुलेशन है, इस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स से, इस मेगा प्रोजेक्ट की सेंसेशन से पहले की आबाद है, उसको तो पता है ना कि ये इस मसले का हल क्या है. उसको तो बस माइक चाहिए, उसको तो बस बैठ के एक टेबल चाहिए जिसमें वो आपको बिना पेपर और पेंसिल के बता देगा कि यार मेरी नज़र में तो हमारी कम्युनिटी ने तो इसको इस तरह से मिटिगेट किया था, एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव फॉर लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है ना? मैं तो ये जवाब नहीं दे सकता, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जवाब देंगे. बिकॉज आई थिंक कुछ चैलेंजेस तो यूनिक ही होंगे ना. अब जिस तरह ये जो बारिश का एल नीनो इफेक्ट होता है, अब आई गेस जो नेटिव पॉपुलेशन है उसको तो नहीं समझ में आएगी ना अरेबियन सी में क्या बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से एल नीनो आता है. तो वो जो लाइक लेट्स से मे बी दे कैन से कि पहले 5 साल का साइकिल था, अब 2 साल हो गया है, लेकिन वो 5 से 2 होने से पहले, या अगर कल खुदा न खासा 2 से 1 होगा, तो कोई इंसान वो होने से पहले एल नीनो इफेक्ट और अरेबियन सी पैटर्न सब देखकर अगर बता सके, दैट्स व्हाट वी नीड, राइट? होने के बाद maybe the native population will learn after it happens. मुझे लगता है but experts will know before it happens. Exactly. मुझे ये लगता है शहजाद कि क्लाइमेट चेंज तो देखें फैक्ट है और वो यूनिवर्सल फिनोमेना है. इसका कोई डिनायल नहीं है. मतलब है तो बट हाँ, लोगों का तो लोग तो कई चीज़ें मतलब उनका क्या ही है. लेकिन मैं मेरी ज़ाती राय है बिल्कुल कि वो एक फैक्ट है. उसका फैक्ट ये है कि आप और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अचानक से हीट वेव देखते हैं. कभी मुझे याद नहीं है 2013-14 से पहले हीट वेव एग्जिस्ट करती भी थी. 2014 में 15 में जो सीवियर हीट वेव साइकिल आया था 14, 15, 16 में कराची में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड अबाउट हीट वेव. आई डोंट नो इफ आपके ज़माने में थी हीट वेव. नहीं, बट कराची में आपने अगर अभी आप यहाँ से जाएंगे अपने घर, कितना कुछ ग्रीन आपको नज़र आएगा. नहीं है.
तो मतलब एग्जैक्टली नहीं है। कंक्रीट ही कंक्रीट बनाते जाओगे, समंदर को आप पीछे पुश करते जाओगे, मैं यही तो मेरा फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, गर्मी नहीं होगी? मैं इसी बात मतलब मैं यहीं पे जाना चाह रहा था, इसी मुद्दे पे, इसी पॉइंट पे, कि शहजाद बात ये है कि जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रिगर रेशो मिसाल के तौर पे 5 से 4 होना है ना, वहाँ पे इनकी बैड एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैवी मेगा प्रोजेक्ट सिचुएशन की वजह से इट गोज डायरेक्टली फ्रॉम 5 to 2। यानी अगर उस मछेरे की ज़मीन की जो मतलब उसको जो देखें सी लेवल राइज हो रहा है, इन पानी जो है वो ज़मीन को खा रहा है नीचे से, और सीवेज के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें ये बात तो पता है। लेकिन ये मेरा आर्गुमेंट ये है कि ये इतनी रैपिडली होने की बजाय मुझे ये लगता है कि इसमें और वक्त लग सकता था, ये इस नहज तक आते आते और वक्त लग सकता था अगर हुकूमतें और रियासत जो है वो बैठकर क्लाइमेट पॉलिसी ना से यार एटलीस्ट क्लाइमेट कोई रिसर्च ही करके कुछ बैठ जाते, इसको मसले को मसला समझते। आज भी मुझे और आपको पूरी टीवी में 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो मुनाफा, दूसरा मुझे दूसरा नज़र आता है क्योस। मुनाफा और क्योस के बीच में पाकिस्तान में तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और द वे मीडिया ट्रीटेड फ्लड्स, चाहे वो ग्वादर में हो, चाहे वो 2022 का फ्लड हो। मैं 8 दिन रहा हूँ ग्वादर में। ग्वादर के लोकल रिपोर्टर्स थे जो मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता थे। मैं तो ज़ाहिर कराची से गया हुआ था। इट मीन्स कि माई institution was not pretty much, but they were heavily interested and invested in what's happening in Gwadar. So that's why I went from Karachi to Gwadar and stayed there. लेकिन ये बात तो मुझे भी पता है ना कि मुझसे ज़्यादा वहाँ का ये लोकल नुमाइंदा जानता है। तो जो दीगर चैनल के लोकल नुमाइंदगान थे ना, वो रोज़ खड़े होकर देखते थे जब कि यार हम क्या करें। मैंने कहा यार आप चैनल को हम लेते हैं, कहते हैं वो नहीं चला रहे, वो हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि यार अभी हमारे पास टाइम स्लॉट नहीं है। PSL भी तो चल रहा था ना यार उस वक्त। PSL मतलब क्या हो गया यार, बताओ। वो हम ना PSL ना देखें हम। और entire population was drowned, like they were in such a state कि I cannot even describe कि वो क्या सिचुएशन थी। एंड वो यूं हाथ पे हाथ धरे वो लोग खड़े हुए कि यार हम कैसे रिपोर्ट करें, हमारे चैनल ने कहा है कि हमारे पास टाइम स्लॉट नहीं है। यही तो डिस्कनेक्ट है। मतलब मेरा बहुत पसंदीदा शो है, स्पोर्ट्स पे पवेलियन आता है, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो व्हेन दिस वाज हैपनिंग आई वाज फॉलोइंग यू इन व्हाट वाज हैपनिंग। हम व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे थे उस टाइम पवेलियन के एक शो में फ़खर आलम ने बोला कि यार हम ग्वादर गए थे, क्या खूबसूरत स्टेडियम है, उसको एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना देना चाहिए और हम चाहते हैं कि अगले साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच हो वो उधर। एंड आई वाज लाइक ये 2 मुल्क हैं। एग्जैक्टली ये 2 मुल्क हैं कि इस वक्त ग्वादर में ये चल रहा है और नेशनल टीवी पे ये डिस्कस हो रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच जो हैं वो ग्वादर स्टेडियम में होने चाहिए। एंड आई वाज जस्ट लाइक यार आप अपने मुल्क से कितना डिस्कनेक्ट है। यही अगर कोई मॉस्को में कुछ होता है वो सबको पता होता है, न्यूज़ पे भी आ रहा होता है, लेकिन आपका मतलब एक मेजर शहर जो आप चाहते हैं कि हब हो साउथ एशिया का, वो डूबा हुआ है। एंड यू जस्ट इट्स नॉट इवन न्यूज़। इट्स नॉट इवन मतलब मैं जिस स्टेडियम की आपने रेफरेंस दिया, उसी स्टेडियम एग्जैक्टली सामने की जो लोकेलिटी है ना, जो बिल्कुल यानी स्टेडियम के जो चारों तरफ वो लोकेलिटी आबाद है, थोड़ा से फासले पे आप उस लोकेलिटी का हाल देखते ना तो आप रोए बगैर नहीं रह सकते थे कि यार ये यानी मुझे समझ आती है कास्टिज्म, मुझे समझ आता है, मुझे क्लासिज्म समझ आता है, मगर मुझे ये नहीं समझ आता कि ये किस क्लास और कितनी लोअर कास्ट के लोग हैं कि जहाँ ना मीडिया आना चाहता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहती है, ना हुकूमत को कोई इंटरेस्ट है, ना रियासत कहती है। बस उसी इलाके के बिल्कुल सामने एक स्टेडियम है जिसको लोग जानते हैं पहचानते हैं। उसी स्टेडियम के बराबर में हज़ारों लोग रहते हैं, किसी को एक को नाम भी नहीं पता कि यहाँ पे कोई मर गया, कोई जी गया, किसी की नस्लें तबाह हो गई, कोई कई 100 साल से इस खित्ते में रह रहा है, उसके घर के सामने एक स्टेडियम बना है जिसको सब रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन ये कई 100 यानी इस खित्ते में ये तब से रह रहा है जहाँ पे जब इस मुल्क का बॉर्डर भी नहीं था।
ये तब से रह रहा है जब ना तो यहाँ 1857 की जंग थी ना अंग्रेज आया था, ये तब से ये उस जगह पे आज तक रह रहा है पिछले कई सौ साल से। और इसके पास कोई रिकग्निशन नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। उसी के सामने एक स्टेडियम है जो शायद एक अर्थक्वेक भी बर्दाश्त नहीं कर सके, एक जलजला भी शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और सबको वो रेफरेंस पॉइंट याद है कि वहाँ पे एक स्टेडियम है और हमें वो स्टेडियम में जाना है। ये कौन सी मतलब ये कौन सी कास्ट है, कितनी लोअर कास्ट है, कौन सी कितनी लोअर क्लास है कि उसको पहचानने से रियासत इनकारी है, उसको मानने से रियासत इनकारी है। और बलूचिस्तान में यार मतलब आप कभी किसी से बात करें ना, बलूचिस्तान को मिनरल की जगह बलोच नहीं कहता, बलोच को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इसके अंदर मिनरल हैं या नहीं हैं, कोयला निकलता है, तांबा निकलता है, दूधर से सोना निकलता है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। एंड आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू बी इमोशनल और फनी और सार्केस्टिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक आउट लाउड व्हाट बलोच थिंग्स। उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसमें अगर कुदरत की तरफ से ये ऐलान हो जाए ना कि ये बलूचिस्तान कल से गुनहगारों की जहन्नुम में है और दहकता हुआ कोयला है ना, तब भी ये बलोच उसको वैसे ही ऑन करेगा जैसे आज ऑन कर रहा है, क्योंकि ये उसका है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप अपनी जिस जगह जिस खित्ते में कई सौ सालों की लोक दास्तानें हैं, जहाँ के लोगों ने पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ जंग की, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की, अपना खित्ता बचाने के लिए लड़ते मरते रहे, आज वो सिर्फ़ और सिर्फ अब वो नहीं मुकाबला कर सकते कुदरत का ना। कुदरत के सामने कौन खड़ा हो सकता है? अब वो कुदरत के सामने भी खड़े हैं और उस कुदरती जो आफात हैं उनको मज़ीद जो अबतर बनाते हैं जो हुकूमती पॉलिसियाँ, उनसे भी लड़ें। मतलब अब वो क्या करें? ये नेशनल मतलब ये कौमी सवाल का मसला नहीं है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है। और मैं एज अ रिपोर्टर आपसे बताऊं, मैं फैक्चुअली एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमें कहा जाता है कि बलूचिस्तान हो या सिंध के वो इलाके जो सैलाब में डूबे थे, वो कहा जाता है कि यार आप इन इलाकों में देखें ना यार, मतलब फिर भी ये तो हुआ था, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई। ये कोई आम बोल चाल का मसला नहीं है कि आप चाय के ढाबे पे बैठें और एक डिज़ास्टर को बस ऐसे डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएं जैसे मतलब ये कोई चलती फिरती एक राहजनी की वारदात हो जिसमें कि यार वो दे देता मोबाइल, यार मतलब क्यों नहीं दिया उसने मोबाइल। ये मसला नहीं है। करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां स्टेक पर हैं और ये वो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि कुदरत से उन्होंने क्या दुश्मनी मोड़ ले ली कि कुदरत उनसे बदले ले रही है। ना हुकूमत को पता है कि उसने करना क्या है, लोगों को ये नहीं पता उनका कसूर क्या है। एक ऐसी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में वो जी रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अच्छा अब ये नया प्रोजेक्ट आया है, देखते हैं 10 साल के बाद डुबाएगा या बचाएगा। इंतज़ार में है, अच्छा एड आ गई, चलो 4 दिन तक तो गुजारा कर लेंगे। अभी भी सिंध में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली बारिशें आ जाए ना तो फिर पता चलेगा कि सैलाबी सूरत हाल है या नहीं है। तो आप इस खित्ते से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ के जो हारी हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पे अपना स्किल दें, अपनी मेहनत दें, जिसको पता ही नहीं है कि उसका कैटल बचेगा नहीं बचेगा अगली बारिश में। अब तो रहमत और जहमत का तो फ़र्क ही ख़त्म हो गया है। किसी को नहीं पता कि कौन सी चीज़ रहमत है और कौन सी चीज़ जहमत है। तो आप और मैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसके ऊपर ना बात करें, ना पॉलिसी बनाएं। हुकूमती सतह पे सारे बैठ के कोई ना कोई जुगलबंदियां कर रहे हैं। किसी को IMF से लोन नहीं मिल रहा, कोई कहीं जाना चाह रहा है, कोई हेरा फेरी कर रहा है इलेक्शन में, कोई इलेक्शन के दिन मोबाइल बंद कर देता है। एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन केयर इफ दे टर्न्ड ऑफ द सिग्नल्स इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द इलेक्शन डे, बिकॉज मुझे पता है कि उस इलेक्शन में कवरेज हम करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज 50 years डाउन द रोड मुझे ये समझ आ गई है कि कुछ साल डाउन द रोड ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो जानी हैं। और रेलिवेंस ये होगा सिर्फ बस ओनली क्योस विल रेन, और हर जगह पर लोग सिर्फ भाग रहे होंगे, चीख रहे होंगे, उनको समझ आ गई होगी कि यार अब एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट टर्न आवर बैक्स। बट आई थिंक ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पता है हमारे हुक्मरानों को। आई थिंक वो जो
लैक ऑफ पॉलिसी है या जो डेट्रीमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो इग्नोरेंस नहीं, वो मैलफीजेंस हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने वो इंडस रिवर का चेयरमैन बदला, क्यों बदला? आपको पता है, आप बोलना नहीं चाह रहे, आप बताएंगे। मतलब SIFC को पानी देने के लिए, मतलब हो सकता है मतलब हो सकता है, ठीक है ना। अब उस पर अगर शिकायत भी करते हैं तो लोग बोलते हैं देखिए सिंध जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के खिलाफ है। भैया आप सिंध का पानी उठाकर SIFC को दे रहे हैं, ये अब ये कोई सोचेगा भी नहीं अच्छा 18 अमेंडमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, पॉलिटिक्स क्या होती हैं। पीपल आर सो फोकस्ड ऑन दीज इंडिविजुअल्स, 3-4 लोग, और उन्होंने ना अपनी सारी सियासत, अपनी सारी ज़िंदगी जोड़ दी है इन 3 लोगों के साथ। लोग इश्यूज़ में तो आते ही नहीं है कि भाई अगर तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, अगर तो लोगों की विल नहीं होगी, तो फिर यही होगा ना कि पानी के ऊपर भी एक साहब अपनी मर्जी से सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाकर कब्जा कर सकते हैं, और फिर अगर सिंध शिकायत करेगा कि भाई आप हमारा पानी ले रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातें की जाएंगी कि अच्छा ये तो जो भी कहा जाता है सिंध के बारे में। पाकिस्तान की सोसाइटी के फंडामेंटल फैब्रिक का मसला है, जिस पर बात किए बगैर मैं और आप कोई और दूसरी कॉन्वर्जेशन कोई मतलब नहीं बचता। वो सोशल, उसका जो फंडामेंटल फैब्रिक है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इलेक्टेबल्स के चुंगल में है, और जो पूरी पॉलिटिक्स है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि मैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड रिजीम है उसमें से किसकी है और पावर किसकी है। उस से और पावर की जो पूरा फिनोमेना, जो पूरा नेक्सस है, वो जुड़ा है इकोनॉमी के साथ। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि चलो ले दे के जो हमारे पास जो चंक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेबल्स पे मबनी है। इलेक्टेबल्स होते क्या हैं, देखें, ये मैं एक ऐसे माशरे में जो कि इंडस्ट्रियलाइज ना हो, जहाँ पे लेबर क्लास एग्जिस्ट ना करती हो, जहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के पास हो, वो भी इतने बड़े पैमाने पे कि किसी के पास 1 लाख एकड़ की ज़रई ज़मीन है, पूरी मींस ऑफ प्रोडक्शन का वो मालिक है, वहाँ पे से जुड़े हुए जो हारी हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी अपनी जो इंडिविजुअल विल है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। सो इफ़ अ पर्सन हु इज़, मतलब वो एक जागीरदार है, मैं जागीरदार का स्पेसिफिक वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जागीरदाराना निज़ाम की एक ख़राबी है कि अगर एक शख्स जागीरदार है जिसके पास, फिर अगेन वही मसला ये नहीं है कि उसका टाइटल क्या है, मसला ये कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और उन लोगों की इंडिविजुअल विल का वो मालिक है, वो खुद खड़ा होगा इलेक्शन में कहीं किसी भी इलाके से, और वो डिसाइड करता है कि उसने MNA के लिए रन करना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि वो किसको वोट करेंगे? वो अपनी इंडिविजुअल विल को मार के वो अपनी कॉन्शियसनेस से किसको वोट देंगे? देयर इज़ नो प्रोग्राम, देयर इज़ नो आइडियोलॉजिकल डिबेट, एनीथिंग, दैट इट डजंट एग्जिस्ट। एक जागीरदाराना निज़ाम में एग्जिस्ट नहीं करता वो, तो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। और जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किए बगैर आप किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को मतलब इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंडिया डिड इन 1949 आई गेस, व्हेन दे डिड लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी थे? वो लैंड रिफॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं कि मींस ऑफ प्रोडक्शंस तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को दें तो सही, ताकि लोग अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद कर सकें। इसमें जो ये जागीरदार निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, अक्सर दैट्स अ स्टिक दैट इज़ यूज्ड टू बीट द बलोच पीपल विद। बट रफ़ीउल्लाह काकर साहब भी जब आए थे, उन्होंने कहा कि जब आप बलोच लोगों से जाके पूछें कि भाई आपके सरदार, बोलते हैं हमारे सरदार कहाँ, ये तो आपके सरदार हैं। तो जो बलोच लोग हैं उनकी यही राय है कि भाई सरदार हमारे कौन से सरदार हैं, ये तो रियासत की तरफ से नाफिज किए हुए सरदार हैं। सर मुशर्रफ ने एक बयान में, टीवी के बयान में मुक्का दिखाकर कहा था कि सिर्फ 3 सरदार ऐसे हैं जिसको टीम नहीं कर सका, बाकी सारे सरदार मेरी जेब में हैं। ये मुशर्रफ के लफ्ज़ थे, जिसमें अकबर बुगटी थे, अताउल्लाह मैंगल थे और खैर बख्श मरी थे। उसने ये कैटेगोरिकली कहा था कि मतलब बाकी जितने सरदार हैं वो सारे जो हैं वो मेरे साथ हैं। सो व्हेन यू से मेरे साथ हैं, उसका मतलब ये है कि वो
देखें फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे। आपको पता है ना, कराची का एक बहुत बड़ा हीरो है मुशर्रफ। बुग़्ज़ मुशर्रफ में आप ये बातें मतलब मुझे क्या मतलब मुझे क्या बुग़्ज़ मुशर्रफ मेरे लिए मतलब मेरे लिए ना मुशर्रफ मुझे मतलब मेरा क्या फ़र्क पड़ता है कि मुशर्रफ के लिए लोग मुझसे नाराज़ हों ना हों। मतलब क्या लोग जो मुझसे नाराज़ नहीं भी हैं या जो मुझे कुछ समझते भी हैं, अगर वो मुशर्रफ की वजह से मुझसे नाराज़ होंगे तो मतलब फिर तो अच्छा है, नाराज़ ही हो जाएं, वो नाराज़ ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इवन हम कराची की अगर बात करें, जब 12 मई हुआ था, लाशें गिरी थी पाकिस्तान में, कितने लोग मरे थे। इंस्टेड ऑफ आपका एक प्रेसिडेंट है वो कोई मायूसी का इजहार करेगा, यार इतने लोग मर गए, उसने वही मुक्का दिखाया और बोला देखा मेरी ताकत। मतलब आप कराची में लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों पर और प्रेसिडेंट आकर एक फुल जश्न करता है कि देख लिया ना आप। इनको कौन देता है ताकत, मुझे बताएं आप। ये मुझे सरदार को बलूचिस्तान में ताकत कौन देता है? रियासत। कैसे मिलती है उसको ताकत? क्योंकि देखें जागीरदाराना निज़ाम में और एक ट्राइबल सेटअप में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है, और वो ये है कि हिस्टोरिकली ट्राइबल सेटअप वाज वेरी नॉट डेमोक्रेटिक बट इट वाज वेरी लाइक कंसेंशुअल रिप्रेजेंटेशन, के जिसमें सारे कबीले के लोग एक फ़र्द वाहिद को या एक ख़ास हाउस को सेलेक्ट करते थे फॉर रिप्रेजेंटिंग देम। तो उस पूरे कंसेंशुअल सेटअप में होता ये था हिस्टोरिकली कि एक घराना, एक फ़र्द वाहिद उनको दिया जाता था कि हाँ ठीक है, मतलब अब आप जो है वो हमारे लिए, उसमें उसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर से नहीं होती थी, तो उसके पास लोगों की विल भी नहीं होती थी। और उसमें कोई लोग जिस तरह बनाते हैं ना कराची में, लाहौर में और ख़ास तौर पे पंजाब में और इवन कुछ इलाकों में अर्बनाइज्ड जो सिंध का एरिया है, उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी में भी, वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि जैसे बस लाकानूनियत मची हुई है सरदार की वजह से बलूचिस्तान में। टू सम एक्सटेंट मुझे समझ आ रही है उनकी बात कि वो क्यों इस तरह बोलते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि यार ये जो बंदा है जिसके पास इतनी ताकत है, ये क्यों इसके पास इतनी ताकत है। आपने नून लीग की टिकट देखी थी कि जब इलेक्शन से पहले उसने किस किस को टिकट दी है? जो रिजल्ट्स आए हैं, लगता है अवाम में किसी ने नून लीग की टिकट नहीं देखी। नून लीग की टिकटें तो 9 फरवरी को देखी गई हैं, 8 फरवरी को तो कहीं नजर नहीं आई। नून लीग फॉर 1900 हर दफा 47 से यही होता है। यही होता 47 से, हमेशा 47 में आके कहानी रुल जाती थी। 45 में इलेक्शंस हुए थे, 45 में, और 47 में पाकिस्तान बन गया। 45 में फॉर्म 45 में कोई जीता था और 47 में कोई और वज़ीर आज़म बन गया। तो ये 45 और 47 का ये अच्छा था, ये जो कॉम्बिनेशन है, that has always been, you know, it's indigenous to us, you know. फॉर्म 1945 में कोई और रिजल्ट थे और फॉर्म 1947 में कोई और रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छा था यार, तो कमाल। थैंक यू सर। मतलब तो ये जो इशू है, ये जो सरदारी निज़ाम का, उसकी एक सबसे ब्लेटेंट मिसाल नून लीग की टिकटें थी। कौन नहीं जानता सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान को? और खैतरान एक ट्राइब को, उसकी जेनेसिस पे कितने लोगों ने काम किया, लेकिन उस पर हम नहीं जाते। लेकिन मुझे बताएं, सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान शायद was one of the most talked सरदार्स, you know, in the recent past, जिसके घर से लाश मिली थी, प्राइवेट जेल थी। आप तो नहीं जानते उसको, जिसने अपनी मुलाजमा को कत्ल कर दिया था, अपने लोगों को पकड़ दिया था, फिर उसको FIA ने गिरफ्तार किया। इट हैज़ अ होल मोस्ट टॉक्ड सरदार इन, पैसे भी मिले थे ना, बहुत कुछ मिला था। ये वही सरदार खैतरान है जिसके ऊपर पहले भी एक केस बन चुका है। खैर, नून लीग गेव हिम टिकट, वो जीता, वो लड़ा और जीता। लतीफ़ खोसो, मैं अगर गलत नहीं हूँ, लतीफ़ में आगे नहीं लगा, खोसो साहब हु वाज द MPA इन सोबतपुर। हामिद मीर ने एक पूरा प्रोग्राम किया था जिस पे लोगों ने उसको खड़े होकर कहा था कि इसकी वजह से सोबतपुर डूबा है। हामिद मीर का वो प्रोग्राम है, और उसने बताया कि भाई मेरी तो अपनी ज़मीन है और मैं क्यों डुबाऊँगा, वगैरह वगैरह। He won. He contested elections, नून लीग की टिकट्स, एंड he won. बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए हैं? इलेक्शन बलूचिस्तान में? ये तो मेरे अंदर का मुइन अख्तर निकल गया। आप खबर दे रहे हैं कि बलूचिस्तान, हेलो सुना है बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए हैं? वाले इलेक्शन हुए हैं बलूचिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक से।
हाँ अनवर बता रहा है बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए हैं भाई, तो अभी पता चला हमें यार। मतलब वही हुए हैं जो बताए, मतलब वही चीज़ है जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, तो वो बलूचिस्तान वाले देख रहे होते हैं कि Really? First time? वही जेम्स फ्रैंको वाले जो First time? या Exactly, this has been happening। और उस बंदे को टिकट दिया, वो जीत गया। इरिगेशन मिनिस्टर थे लहड़ी साहब, ये बैरून में पानी छोड़ने का इल्ज़ाम उन पे था, उनको टिकट मिला, वो अब जीत गए। इट्स अ कोइंसिडेंस और मे बी इट्स जस्ट लाफेबल कि एवरीवन इंडिविजुअली जिसके खिलाफ हमने रिपोर्टिंग की है ना, उसको नून लीग ने टिकट दिया है। आई मीन नून लीग ने टिकट दिया है इन लोगों को, नून लीग मतलब शायद नून लीग को खुद भी नहीं पता होगा कि हमने उनको टिकट दिया। टू सम एक्सटेंट उन्हीं के निशान पे वो लड़े हैं इलेक्शन। सरफराज बुख्ती को पीपीपी ने बनाया चीफ मिनिस्टर। मैं बताऊं तो। अब मतलब सोचो, जो वजारत दाखिला पे था, यूं उसने वजारत दाखिला छोड़ के पीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली जैसे, बस। और उनका जो पहला ग्राफिक जियो पर आया था उसमें एक हल्के में उनको 1 वोट मिला हुआ था। यार मतलब मुझसे नहीं, वो पाकिस्तान के, वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं। और मतलब इट्स सो फनी कि लाइक ठीक है ना, मतलब आपको पता है कि नहीं हो आप यार, मतलब तो आपके अंदर वो, मतलब इतना एक्ट भी ना, प्रिटेंड भी नहीं करो। यू डोंट हैव एनी पावर टू से और डू एनीथिंग, एंड सो जस्ट डोंट प्रिटेंड कि लाइक यू विल जस्ट फिक्स एवरीथिंग अप। सो सरफराज बुख्ती, लाइक इट्स जस्ट, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, मत करो, इट्स ओके। उसकी मतलब क्या ही खामखा की बात है। लेकिन मेरा जो पॉइंट मैं इसमें मेक कर रहा हूँ, इन लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि, मतलब नून लीग को नहीं पता होगा कि मेरे टिकट पे ये लड़ रहे हैं। पीपी को नहीं पता होगा, ओ वजीर आला हमारा था, शिट डैम, हमारी एक और सूबे में हुकूमत है। मतलब आई एम नॉट इवन जोकिंग, लाइक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन बाप के साथ कोएलिशन है। आई मीन सॉरी, बाप पार्टी के, बाप एज इन लाइक बाप पार्टी, अच्छा बाप पार्टी बीएपी के साथ। जी। यार बीएपी का भी मुझे नहीं पता, बीएपी के पता नहीं कौन लोग हैं अभी, मतलब जिनको मैं जानता था वो आधे पीपी में आधे नून में, मतलब खेतरान साहब नून में, खोसा साहब नून में है, जहूर बुलेदी साहब पीपी में, सरफराज बुख्ती पीपी में, अनवारुल काकड़ भी कहीं हैं, बनने वाले हैं ना मेरे ख्याल से। कौन या बन गए अनवारुल काकड़? वो भी हैं कहीं, मतलब कुछ हैं, मतलब थे भी, वजीर आजम भी थे शायद, तो आई डोंट नो, थे उनको ही लगता था सिर्फ। हाँ, खुद ही शायर कहते हो या कोई और भी कहता है। अनवारुल काकड़ भी, मतलब अब मुझे नहीं पता बाप की क्या सिचुएशन है, बाप पार्टी की, अब्बू हैं उनके, नहीं हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान का जो ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर ये बात समझने की है कि जो पावर मिलती है किसी सरदार को, वो डिराइव्ड होती है पॉलिटिक्स से, यानी पॉलिटिकल फेडरेशन से जो पावर आ रही है, वो आती है इकोनॉमी से, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो दी गई हैं रियासत की तरफ से मराद के तौर पे, जिसमें वो अपनी प्राइवेट वो बनाते हैं सारी सिक्योरिटी एंड प्राइवेट जेल एंड स्टफ। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली देखें ना, अगर आप कबायली सिस्टम, जो किसी रिवायती बलोच से पूछें कि कबायली सिस्टम क्या है, तो वो आपको बताएगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ बिग नेम्स जो कबायली तौर पे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, but they are popular in Balochistan because they are like popular in politics and whatever, they are rich, or maybe close to the state. So that is actually what it is, कि आपको स्टेट की तरफ से ताकत मिलती है और वो उसी को तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस इन्हांस कर रहे हो। उसकी अपनी कोई रूट नहीं है, मतलब सब्सटेंस नहीं है कि यार मैं वकास 300 साल से, अगर जैसे जाम कमाल हैं, नवाब हैं, लसबेला के नवाब रहे हैं और हमेशा से वो रियासत के नवाब थे, समझ आता है ही सब, लाइक ही हैज़ बीन ऑलवेज द टॉप मोस्ट फिगर इन लसबेला, द ओनली पर्सन हु वाज नवाब, 4 नवाबों में से एक नवाब थे। बट अकबर बुख्ती को तो नवाब जो है वो एजाजिया, मतलब उनको ऑनरी ही वाज नवाब, एंड खान ऑफ कलात जो जिसकी रियासत कलात थी वो प्रिंस अली हैं और 2-4 और लोग हैं वो यहाँ पे। पॉइंट मेरा ये है कि इस पूरे कबायली सेटअप में आप अकबर नौतेज़ई का एक आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा लोक सुजाग में, जो उन्होंने लिखा था संडेमन और जो ये पूरा नेक्सस है, कबायली नेक्सस है, उस पर उसने पूरा एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। आपको तो काफ़ी पसंद है लोक सुजाग। मुझे भी पसंद, बहुत अच्छा। मैंने भी, मतलब हमारा रिसेंटली हमने
कोलैबोरेशन भी किया उनके साथ, एक आर्टिकल लिखा मैंने, वो आप अकेले पढ़िएगा, मैं उसका पॉडकास्ट में जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो बता ही नहीं रहा कि मैंने उस पर कोई आर्टिकल लिखा था, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा। जी बिल्कुल। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप ये देखेंगे कि गैजेट में जब यहाँ पे थे बरतानिया साम्राज्य थी, तो उन्होंने ज़ाहिर कुछ इलाके डॉक्यूमेंट किए, कुछ सरदारों को डॉक्यूमेंट किया, कई तो 70s तक नहीं थे, एंड देन दे अपीयर्ड लाइक आउट ऑफ नोवेयर, एंड नाउ दे आर लाइक यू नो sort of very important in Balochistan's politics, and their faces never change, and people think that maybe they are the Mir and that's how everything works, but that's exactly not it, that is not the case per se. तो ये जो कॉलोनियल लेगेसी भी मुझे ऑफ कोर्स पाकिस्तान की स्टेट ने भी बहुत ये लोग बनाए हैं, बट कुछ लोग हैं तो वो तो कॉलोनियल टाइम से ही चलते आ रहे हैं ना, तो वो या तो अगर इस वक्त आप बलूचिस्तान में सरदार हैं, लैंड होल्ड करते हैं, या तो जो हमारा करंट पाकिस्तानी स्टेट है उसने आपको मराद दी हुई है, या आप ब्रिटिश के गुलाम थे तो उन्होंने आपको ज़मीनें दे दी थी, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बलूचिस्तान में कितने अमीर सरदार हैं, मुझे आपके पास अगर कोई डेटा है, अकबर बुगटी वाज वेरी रिच, बट खैरबख्श मरी वाज नॉट रिच, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ बिग नेम्स इन ट्राइबल सिस्टम जिनके पास कुछ नहीं है, और उनके पास कुछ नहीं है बिकॉज के उनके पास कुछ सब उनको होना भी नहीं चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कबायली सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको मराद दूं तो आप सरदार बनते हो, इट वाज अ कंसेंशुअल पैक्ट, और मैं उसको डेमोक्रेसी में मुझे नहीं पता, उसको एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि उस सिस्टम को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए। लेकिन आपकी जो सिंध में जो जागीरदाराना एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है जिसमें हज़ारों एकड़ इरिगेशन लैंड है, वो बलूचिस्तान में हो नहीं सकती थी, क्योंकि बलूचिस्तान में इरिगेशन लैंड बहुत लिमिटेड है। नसीराबाद का जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर इरिगेशन होती है, या लसपेला में कुछ इलाकों में होती है, कुछ मज़ीद बलूचिस्तान में कहीं इर्द गिर्द होती है, पश्तून इलाकों के अंदर होती है। लेकिन चूँकि यहाँ उस तरह से इरिगेटेड वो ज़मीन नहीं है, यहाँ पे उस तरह से ज़मीन की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ उगता नहीं। ब्रिटिश ने दी तो काफ़ी लोगों को, नहीं हिस्ट्री में ये इंस्टेंसेस नहीं है ब्रिटिश ने नवाजा है लोगों को, ब्रिटिश तो देते थे ज़मीन देकर। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, उस चलें बिलफर्ज मैं हाइपोथेटिकली मैं कह दूं कि मुझे ब्रिटिश ने ज़मीन दी भी है बलूचिस्तान में, मैं उस ज़मीन का क्या करूँगा? मेरा इम्पोर्टेंट तो ज़मीन से कमाना है ना, कि मैं कोई प्रोडक्शन करूँ उस ज़मीन से जिसकी वजह से मुझे मज़ीद ताकत मिले, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ। उस ज़मीन ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो ज़मीन बस मेरे पास हज़ार एकड़ वो ज़मीन बस पड़ी हुई है, ना वहाँ पे खेत है, ना वहाँ पे सोना है, तांबा है, ज़मीन में सेम ओथर है, कुछ भी नहीं है। तो वो ज़मीन अगर मुझे मिली भी है तो लेकिन जो वहाँ का सिस्टम है ना सिंध का, ये बात तो कॉलोनियल टाइम्स में इनको भी पता थी। तो मतलब इवन अगर हम मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स देखें, वो आवाम से थोड़ी जुड़ी थी, वो तो बिग लैंड होल्डर्स फ्यूडल लॉर्ड से जुड़कर पाकिस्तान बना था ना, तो उन्होंने तो फेवर किया इन लोगों को। मुझे नहीं पता ये बात सच है या झूठ है, बट इसी बात की एक्सटेंशन पे मुझे एक बात ये आता है, मुस्लिम लीग के ऊपर तो मतलब बात हो सकती है कि उनका फोकस्ड कौन थे, मतलब उन इलेक्टेबल्स तो वही, मतलब बेसिकली वो भी तो इलेक्टेबल्स ही थे सारे। नहीं, वो खुद तो इलेक्टेबल भी नहीं थे वो, तो इलेक्शन ही नहीं हुए। मतलब वो चाहते थे कि वो बेसिक मतलब वो जो पूरा टाइम था 47 से 56 तक का, जब तक कोई ना इलेक्शंस में ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था। इवन प्रोविंशियल आप पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त को, 22 अगस्त को NWFP की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी जाती है, जो 1946 में इलेक्ट हुई है अब्दुल जब्बार खान की, हफ्ते में वो इस चाहते यही, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या इस पे कमेंट करूं, लेकिन आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ था। यानी उनकी नीयत में डेमोक्रेसी का बीज बोना ही नहीं था। कलात को एनेक्स किया गया 1948 में, सिंध की गवर्नमेंट डिसॉल्व की गई 1948 में, 1954 में ईस्ट पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए, आपने 6 हफ्ते बाद AK फजलुल हक को अरेस्ट कर लिया। 1970 के इलेक्शन हुए, बलूचिस्तान में पहली गवर्नमेंट आई, अख्तर मेंगल के वालिद अताउल्लाह मेंगल वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। भुट्टो साहब ने उनको उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया, एंड दैट्स हाउ द मिलिटेंसी एंड स्टफ स्टार्टेड। तो मतलब पॉइंट ये है कि इनका तो मूड ही नहीं था ना। और भुट्टो साहब के बारे में एक और भुट्टो साहब ने टिक्का खान को भेज दिया, हाँ कि भाई जाके बुचर ऑफ बंगाल, बताओ बुचर ऑफ बंगाल, आपने उनको बलूचिस्तान भेज दिया।
तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं? वही है ना, जिस तरह आप सरफराज बुख्ती को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, बुचर ऑफ बंगाल। तो हमारे जो भी सियासतदान रहे हैं, आप उनकी जितनी सियासत देख लें, बलूचिस्तान तो इज़ लाइक वो तो एक्सपेरिमेंट, मतलब बलूचिस्तान नॉन इशू फॉर देम कि यार अच्छा ये तो डिस्कशन भी नहीं है ना, ये तो बैटल ग्राउंड भी नहीं है कि जिस हुकूमत ने आना है उसको पता है कि बलूचिस्तान से तो बेटा आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, बलूचिस्तान तो एक एक्सपेरिमेंट की जगह है। हर गवर्नमेंट, हर पॉलिसी मेकर की वो एक्सपेरिमेंट है कि यार चलो न्यूक्स डाल देते हैं, मतलब न्यूक्स कर दो, देखते हैं फ्यूजन से लोग मरते हैं या नहीं मरते चगी में। हाँ ना, मतलब एक्सपेरिमेंट ना, हर गवर्नमेंट की हर पॉलिसी का पहला एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान में होता है। अब इशू घुमा फिरा के आता है। मैं जो वो बता रहा था फ़नी बात, मुझे किसी ने बताई थी, मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन बड़ी फ़नी है। वो ये कि जब वो खुजदार में भुट्टो साहब का कोई जलसा था और जो सनाउल्लाह ज़हरी के वालिद साहब हैं वो उस वक्त उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो सरदारों और जागीरदारों के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब, जब तकरीर ख़त्म होगी, बोला भुट्टो साहब हम भी तो मतलब सरदार ही हैं। कहा नहीं आप तो नवाब हैं, हम तो सरदारों के ख़िलाफ़ हैं। हम तो नवाबों के साथ थोड़ी कुछ छेड़छाड़ करेंगे। अब मुझे अगर मतलब ये पूरा नैरेटिव अगर मजाक से हट के भी देखूं तो दिस वाज द नैरेटिव दैट इज़ नाउ प्रिवेल्ड इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स कि सिंध इलेक्टेबल्स हैं, और मैं उसको जनरलाइज नहीं करूँगा, बहुत कई जगहों पे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं। बलूचिस्तान का तो खैर कोई इलेक्शन से लेना देना ही नहीं है, बस वो तो बस जी शाह पे चल रही है। केपी में, पंजाब में जो होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो सिर्फ पंजाब ही रेलिवेंट है। और मुझे बताते हुए मुझे वो बात इंपॉर्टेंट भी नहीं लगती। मैं आपको सच बताऊं शहजाद, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे अब ये बात इंपॉर्टेंट भी नहीं लगती कि कौन कहाँ से इलेक्ट हुआ है या कौन कहाँ से जीतेगा या किसको क्या ओहदा मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपके पास एक पेपर है, उस पेपर पे जिस तरह कोर्स लिखा हुआ होता है वही एक कोर्स है, आपने वो कोर्स फॉलो करना है और एंड ऑफ द सेमेस्टर आपने एग्ज़ाम देना है और आपने एग्ज़ाम के बाद जो है वो मार्क्स लेने हैं। एंड दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर लाइक अब तो पिछले कई दिहाइयों से ये चल रहा है। तो एट दिस पॉइंट मुझे वैसे इंटरेस्ट भी ज़्यादा वो नहीं होता। जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात होती है वो ये है कि इस पूरे मामले में कि जो पाकिस्तान की क्लास है उसकी कॉन्शियसनेस में किस तरह से एक एवोल्यूशन आ रही है, जिसको देख के मैं कुछ हद तक मैं थोड़ा सा खुशाइंद भी महसूस करता हूँ कि एक पूरी एलिनेटेड क्लास थी जब तक मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, एक पूरी एलिनेटेड क्लास थी ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप सेडिशन किया करते थे, क्या करता था मैं? सेडिशन करते थे ना, मार्च वार्च करके। तो मतलब उस जमाने में यार मतलब स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च करके बताएं आप, मुल्क के खिलाफ थे, मुल्क के खिलाफ था। मतलब अगर मुल्क मेरे नारों से मतलब उसको खतरा है तो फिर मतलब वही जीश है मुल्क ये का। तन्मय भट्ट का एक जोक भी है ना कि जेएनयू के स्टूडेंट्स के खिलाफ अगर लोग कह रहे हैं ये मुल्क तोड़ रहे हैं, तो उसका कैंटीन पे उधार है वो तो यार, वो तो लिटरली उधारी है। वो क्या मुल्क मेरे पास तो बाइक शाइक भी नहीं थी उस जमाने में यार, मैं तो मेरे पास तो मुझसे यार रियासत को अगर खतरा था उस जमाने में तो कैसा लगा पहली दफा वीगो में बैठकर? वो तो पाकिस्तान में ट्रॉमाटाइज बड़े लोग हैं जो पहली दफा वीगो में तभी बैठते हैं जब उठाया जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ उबर शूबर भी छोड़ दो पाकिस्तान में ना, बस अगर आपने कहीं कोई ट्रिप शिप लेनी है ना, गली के कोने में खड़े होकर बोल दो इमरान खान जिंदाबाद, वो आपको फ्री एक ट्रिप लग जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि गाड़ी में अब तो मुझे लगता है कि हर बंदा अपनी पॉडकास्ट हो या कोई भी तकरीर हो शुरू करने से पहले ये कह दे कि मैं एहतियातन 9 मई के वाक़यात से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। 9 मई का ना? हाँ, यानी ये जो 9 मई के वाक़यात से मैं दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अब दिल पाकिस्तान की जगह मेरी जिंद मेरी जान गाया जाएगा 14 अगस्त। यार जिस बंदे ने वो बनाया ना, मतलब वो उसको सल्यूट है उसको। नहीं, उससे भी बेहतर वो वाला है, ये काली वीगो वाले, वो जो है ये नहीं ओए पाकिस्तान में आर्ट की कदर नहीं है। वैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं इनके, ये से आर्ट डाले ये यार ब्रो, बहुत जबरदस्त मेरे पाकिस्तान में मतलब मैं भी चार्ज हो गया था, यस लेट्स गो टू वॉर। भाई ये तो बात है सारी कि पाकिस्तान में ना स्ट्रीट आर्ट बहुत मतलब
एग्जिस्ट करता है, लेकिन मसला ये है कि बस जिनके लिए करता है वो करवाना नहीं चाहते उसको प्रमोट, ज़ाहिर है। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे मुंह से भी वो एक लिंगो निकल रही थी, गाली, कि ये इतने हैं ये लड़के जो है ना इस सड़कों पे घूमने वाले, कि वो चलते फिरते मतलब वो ऐसा कुछ कह देंगे कि मतलब आप सोचते रह जाओ कि यार अब इस बंदे से हम क्या स्टैंड अप कॉमेडी करवाएं, क्या करें। एक मतलब अभी मैंने अक्सर दोस्तों को किस्सा सुनाता हूँ, मैंने अब्बू तक को किस्सा सुनाया था। मैं बाइक पे था, मेरे सामने जो मेमन मस्जिद का रोड है, मैं वन वे आ रहा था, फंसा के ट्रैफिक बहुत जाम थी। मेरे पीछे 2 बाइक वाले, 2 बंदे एक बाइक पे, एक चाचा बड़ी सी दाढ़ी में, मुझे पहले उनको क्रॉस किया, फिर मुझे क्रॉस करके स्पीड में 125 पे आगे जाके रक्शे पे ठुक गए। तो ये लड़कों ने देखा यार चाचा उम्र में 70-72 साल के और 125 लेके और उड़ते हुए जा रहे हैं, ठुक भी गए और ठुक के मुस्कुरा रहे हैं। तो जुल्फ़िकार फार्मेसी, हाँ अगर ठुक के मुस्कुरा रहे हैं फिर तो जुल्फ़िकार फार्मेसी सुने, इन्होंने क्रॉस किया मुझे और जाके चाचा को कहते हैं, चाचा यार क्या अपने मकबरे पे मुजरा कर रहे हो? गुड यार, गुड। और मैं उस वक्त मतलब बाइक खड़ी करके ना बस मैं हंसता रहा। मैंने कहा चाचा बोला, उम्र देखो यार क्या अपने मकबरे पे मुजरा कर रहे हो? आई थिंक मोर देन द जो हमारी टीवी की कॉमेडी होती है उससे ज़्यादा फनी ये रोड शोज होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब रोड पे तो बहुत ही मजे के होते हैं, वो रिपीट भी नहीं कर सकते। वो क्लिप देखिए आपने कि किसको वोट दे रहे हैं, इमरान खान को, ये नवाज शरीफ का हल्का नहीं है। नवाज शरीफ इधर देता रहे तो वो जो यार हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं ना, मार्केट पे खड़े होते हैं तो हमारे साथ बड़ा बैड होता है। मतलब वो हम पे हंस मजाक उड़ा रहे हैं, कोई आवाज़ें कस रहा है, कोई कह रहा है हाँ भाई अंडे वाला बर्गर तो नहीं चाहिए, मतलब, और उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमें खुद हंसी आ रही होती है कि यार एक मतलब आप ये देखें कि आप चलते फिर रहे हैं किसी बाज़ार में और आई एम एक्चुअली सीरियस कि पाकिस्तान में जो लगता है अगर किसी एकेडमिक को या इंटेलेक्चुअल को कि पाकिस्तान में लोग जाहिल हैं ना, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में लोग जाहिल हैं। मुझे भी नहीं लगता। और क्योंकि जाहिल हो नहीं सकते, क्योंकि जिनके लिव्ड एक्सपीरियंस पे लोगों ने थीसिस लिखे हुए हैं उनसे ज़्यादा तो वो नहीं जानते ना, उनका तो लिव्ड एक्सपीरियंस है। और हर लोअर मिडिल क्लास का लड़का हो, लड़की हो, बुज़ुर्ग हो, आप उनसे पाकिस्तान के मसले पे से लेके यानी सियासत से लेके किसी भी उनके अपने ज़ाती मसले पे बात करें, वो ठीक है बीच में व्हाट्सएप कॉन्स्पिरेसी, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, इस तरह की बातें वो करेंगे, लेकिन अलोंग दोज लाइंस वो आपको बता ज़रूर देगा कि यार मतलब इस मसले का हल जो है ना वो ये है। हमारे पास एकेडमिक्स ने भी तो यार जुल्म किया है ना हमारे साथ। यार ये वही कॉलोनियल आइडियाज़ है ना, क्या मतलब माली का वोट होगा, माली वोट देगा, इक्वल है, क्यों नहीं देगा माली वोट भाई? क्यों माली वोट नहीं दे सकता? माली को आपसे ज़्यादा पता है कि मसले क्या हैं, क्योंकि आपका जो ये 1000 गज का घर है, आपका स्टेट से इंटरेक्शन नहीं होता। एग्जैक्टली आपके घर में पानी टैंकर से आता है पैसे देकर, माली के घर में स्टेट से उसको पानी लेकर आना होता है, उसके ज़्यादा स्टेक्स हैं सर, उसको ज़्यादा पता है कि ये मुल्क कैसे चलता है। सर एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स ने तो मुल्क के साथ ऐसा किया है कि आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक थ्योरी है, आप बस महमूदाबाद जा रहे हैं, सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, आप लियारी जा रहे हैं, oh my god, aesthetically people are playing football, let's do a research on them, like okay, let's see like why the trend is changing in Liari where people are leaving football and doing the odd jobs, let's do a research on that. But it's not a subject of research, it's a crisis, and a crisis should deal a crisis like a crisis, not और ये इंटेलेक्चुअल करते क्या हैं शहजाद, चाहे वो क्लाइमेट फिनोमेना हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो गैंग वायलेंस हो, कुछ भी हो, दे हैव अ पेपर रेडी। एंड ठीक है उनका काम सिर्फ पेपर लिखना है, इतना तो मुझे समझ आता है, लेकिन वो पेपर भी ग्राउंडेड नहीं होता। पेपर भी मैं मतलब इसलिए उसको जर्नलाइज नहीं कर रहा, इसमें कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ आता है कि अगर आप की रिसर्च से या अगर आपकी थीसिस से इस मुआशरे का कुछ सुधार नहीं हो रहा ना, आपसे मुराद ये कि कलेक्टिवली उस पूरी कम्युनिटी की वजह से अगर कोई सुधार नहीं हो पा रहा ना, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द अप्रोच
कि जिसके साथ वो लोग ये सारा काम कर रहे हैं। एकेडमिक का क्या काम यार, एकेडमिक का काम है बता दे ये चल रहा है, वो क्यों सॉल्यूशंस, मतलब मुझे नहीं लगता तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट और उन सब का काम है यार। एकेडमिक अब अगर लेट्स से यू सेड फुटबॉल के रुझान की जगह और जॉब जा रहे हैं, वो एकेडमिक स्टडी करके बता दे कि यार इकोनॉमिक मसले हैं, बट अब एकेडमिक कैसे बताए कि यार अच्छा इनको आप नौकरियां दें या ये दें, वो नहीं, मेरा एतराज़ ये नहीं है, मेरा एतराज़ ये नहीं है, मेरा एतराज़ ये कि ग्राउंडेड, मतलब ठीक है, ये मैं शायद अनफेयर है मेरे लिए कहना, थोड़ा सा बहुत ही सेंटिमेंटल है मेरी तरफ से ये कहना कि रिसर्च करे बगैर जो लोग किताबें लिखते हैं कि अच्छा जी पाकिस्तान की 6 क्वालिटीज़ ये हैं, जिनके लिए हर चीज़ बेचना है, मतलब मेरा टारगेट वो लोग हैं जिनको बस बेचने के लिए कोई रिसर्च करता है ना, कि लाइक ओ इट्स अ गुड स्टडी टू डू, मगर मैंने शायद उसको सही तरह लफ्ज़ों में फ्रेम नहीं किया। और यही क्लाइमेट मतलब मुझे कैसे, आप मुझे बताएं ना कैसे हो सकता है कि इतने मेगा क्राइसिस के साथ बलूचिस्तान सिंध डूब रहा हो और लोगों ने काम किया है। दानिश मुस्तफ़ा का एक पेपर है ऑन ट्यूबवेल 2002 में, उन्होंने कुछ लिखा था, वन ऑफ द फैंटास्टिक पेपर्स दैट आई हैव रेड, कि किस तरह से ट्यूबवेल की वजह से इरिगेशन का जो पूरा निज़ाम है और कारेज वाटर लाइंस पूरी डिसरप्ट हुई हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हो गई हैं बलूचिस्तान के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स दैट आई हैव रेड ऑन कारेज वाटर को पता है ना, जो नेचुरल वाटर लाइंस होती हैं अंडरग्राउंड, मैंने पढ़ा है और लोगों ने लिखा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे बस ये बात थोड़ी सी बॉदर करती है कि कैसा हो सकता है कि करोड़ों लोग इस रियासत में रहते हों और किसी के मेजर पेपर की वजह से कोई पॉलिसी तरतीब ना दी गई हो, या अगर उसने लिखा हो और उसने गवर्नमेंट ने ना किया हो तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मेरा शायद उसमें जो बेहिसी है कि अच्छा जी फ्लड्स आए, 1/3 मुल्क अंडर वाटर था, अगर किसी ने उस टाइम मीडिया स्टडी किया हो तो शायद 95% कवरेज जो है वो तोशा खाना पे थी उस टाइम। अभी जब आए हैं गवादर के साथ जो आपने भी बयान किया, it's probably news to a lot of people who are listening. It's probably the first time they're like अरे ये हुआ, और उस टाइम PSL चल रहा होगा या यही नॉनसेंस चल रहे होंगे रोज़ रात बैठकर, इलेक्शंस भी रिसेंटली हुए थे। तो ये जो एक बेहिसी है, व्हाई डू यू थिंक दैट एग्जिस्ट, जिसको रफ़ीउल्लाह काकर पाकिस्तान प्रॉपर कहते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर में पेरिफेरीज के बारे में इतनी बेहिसी क्यों है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर बॉर्डर के बाद पाकिस्तान चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और जिसको रफ़ीउल्लाह काकर साहब पाकिस्तान प्रॉपर कहते हैं, मेरे पास तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए शायद कोई इंटेलेक्चुअल टर्म नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये जितने बॉर्डर्स हैं ये इतने आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, और ये बात हर बंदे की कॉन्शियसनेस में है कि ठीक है हमारा बॉर्डर, हमारा अच्छा और बुरा इस बॉर्डर तक महदूद है, उसके बाद के जो लोग हैं जो रहते हैं पेरिफेरी के अंदर, उनके अच्छे बुरे से ना मुझे कोई सरोकार है, ना उनको मेरे अच्छे बुरे से कोई सरोकार होना चाहिए। कौन से बॉर्डर्स की आप बात कर रहे हैं? विद इन पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं। बट लाइक ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि क्लिफ्टन वाले लोग केयर अबाउट नीलम कॉलोनी में क्या चल रहा है। हाँ तो बॉर्डर है ना, मतलब पुल के एक तरफ, मतलब देखें, मैं उस बॉर्डर से मतलब ये नहीं कि कोई बाढ़ लगी है, बॉर्डर से मतलब ये है विद इन अपने एलीट नेबरहुड से बाहर, अपने एलीट नेबरहुड के बाहर। यही डिफेंस का बंदा महमूदाबाद जाएगा ना, तो मतलब उसके लिए वो बॉर्डर ख़त्म है, शारा फैसल आखिरी हद है उसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन बनने की वजह से महमूदाबाद डूबता है, क्योंकि महमूदाबाद का पानी वहाँ से निकलता था, वहाँ आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो इसका मेरे पास जवाब कैसे, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं उसको क्लासिस्ट मसला बोलूँ, मैं इसको इस स्टेट की तरफ से जो टोटल ट्रेंड है बेहिसी का वो बोलूँ, या उसको लेजिटिमेसी कहूँ ऑफ यू नो लाइक पावर की लेजिटिमेसी कहूँ, जो उसको ताकत उसको दी गई है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक assumptions to make, and I don't know like if but रफ़ीउल्लाह काकर साहब की बात मतलब मुझे सुननी पड़ेगी कि ये उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लोगों के सवाल थे वकास, लेट्स जस्ट रन थ्रू दिस। मैंने सोचा था टाइम बचेगा तो आपकी जो लियारी स्टोरीज़ हैं वो लोगों को बहुत पसंद है, बट वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। जिन लोगों ने अपने घर लीव देयर हाउसेस, क्या उनको रिलायबल जगहें मिली रेफ्यूज की, एंड हाउ एक्टिव वर NDMA एंड PDMA? दूसरे का तो आपने जवाब दे दिया।
एनडीए में पीडीए में तो सर मतलब सच बात तो ये है कि उन एंड में तो देखी नहीं थी मैंने, बहुत लेट पीडीएमए की तरफ से पहली दफ़ा बलूचिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस में पीडीएमए के कुछ नुमाइंदे देखे थे, और पीडीएमए की तरफ से मतलब शायद कुछ एक आध कश्तियाँ भी इन्होंने दी थी कि जिसमें वो, लेकिन ओवरऑल जिस स्केल का डिज़ास्टर था तो पीडीएमए एनडीए में दोनों ही नॉन एग्जिस्टेंट थे ऑलमोस्ट। और कोई रिलायबल जगह मिली रेफ्यूज की? नहीं। अच्छा, ये किसी ने ट्रोल सवाल पूछा है लेकिन इसको एड्रेस करते हैं कि पॉडकास्ट की क्या ज़रूरत है, बलूचिस्तान में फ्लड आया मतलब पंजाब की गलती है, पंजाब को गाली दो और सो जाओ। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, वैसे ये तो खैर मैंने कहा भी नहीं कि वो पंजाब की नहीं, गलती ये है। मुझे कह रहे हैं क्योंकि हम अक्सर आई थिंक हाँ। पिछली पॉडकास्ट में इसमत शाहजहां आई थी, उन्होंने बोला था कि जो तालिबान और टीटीपी है वो पंजाब के थ्रू फंड हुई थी। सबको पता है, इसमें कोई मतलब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन आई थिंक लोग ना चीज़ों को समझने के बजाय, इशू को समझने के बजाय अपनी ज़ात पे ले जाते हैं कि एज इफ अगर कोई इंसान पंजाबी है हमने उसको गाली दी है, उसको बुरा भला बोला है। नहीं, अगर फेडरेशन पंजाब से कंट्रोल होती है और उसके ये डिसीजंस हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये हुआ है, तो वो हम उस पंजाब की रूलिंग एलीट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पंजाबी। आई गेस उसकी भी ज़िंदगी सर मेरा ख्याल है, नहीं है इस रूलिंग। मेरा ख्याल है कि अब इस पे जो है ना खुल के बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो कॉलोनियल लेगेसी की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन है वो पंजाब ही है, जिसको मैं और आप कॉलोनियलिज्म समझते हैं, उसकी जो ब्लेटेंट जो उसका जो फेस है ना वो पंजाब है। और इसमें नॉन अपोलोजेटिकली ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं लोकल लोग हैं और ये हैं, उनको पता भी नहीं है जो फार्मर्स हैं वहाँ के कि वो, क्योंकि जो रूलिंग एलीट जिसको हम कहते हैं ना, ये रूलिंग एलीट अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास उसमें इंक्लूडेड है। आप सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए जब आपको इमरान खान के बेडरूम की कहानियाँ पता हैं, तो आपको ये नहीं पता कि यार बलूचिस्तान के अंदर लोग भूख और प्यास से मरते हैं। अब ये कहना पंजाब कि नहीं, उसको तो क्या ही पता है यार, मतलब उसको ये नहीं पता उसकी प्रिविलेज क्या है। अगर एक मुझे पता है मेरी प्रिविलेज क्या है, ठीक है, मेरे पास क्या प्रिविलेज है, शहजाद को पता है उसकी प्रिविलेज क्या है, यार उसको नहीं पता मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास का बंदा है कि वो जो रह रहा है इतनी, अगर वो फिर भी उसको नहीं समझ आ रही ना ये बात कि पंजाब का ताल्लुक पैसे से और पैसे का ताल्लुक पाकिस्तान ताकत से, और पाकिस्तान की ताकत कौन कंट्रोल कर रहा है, किस इंस्टीट्यूशन से हो रही है, और उसका ताल्लुक पंजाब से क्या है, तो ये कोई भगत सिंह का पंजाब तो नहीं है जिसको मैं प्रेस करूं। ये तो उनका पंजाब है कि जिनका नाम शायद मैं ले भी नहीं सकता। तो उसको जो ट्रोल कर रहा है वो मतलब ठीक है, ही कैन ट्रोल मी जब भी करता रहे, लेकिन मतलब हम कह रहे हैं कि एक पूरा शहर डूब गया, मतलब लाख क्या डेथ इवेंचुअल डेथ टोल का यार अल जजीरा ने तो रिपोर्ट किए थे कि देयर वर लाइक सेवरल डेथ्स, बट मतलब मैंने वहाँ पे जब डेथ डायरेक्टरी देखी थी तो नहीं थे कोई अफेक्टेड। कितने, क्या नंबर होगा? गवर्नमेंट का नंबर था 800 हाउसेस वर लाइक कम्प्लीटली डैमेज, लेकिन हज़ारों के हिसाब से तो हज़ारों लोग इस तरह अफेक्ट हुए हैं और आपका रिएक्शन, लाखों लोग इफेक्ट हुए हैं, हज़ारों घर तबाह हुए हैं, हज़ारों घर तबाह हुए हैं, लाखों लोग अफेक्ट हुए हैं, और आपका रिएक्शन ये है कि हाँ अब इसको भी पंजाब को गाली दे दो, तो मे बी आईने में देखें। Hello, I'm from Gawadar. Recently, there was a flood in Gawadar, Balochistan. The chief minister announced relief funds within 21 days, but nothing has been received yet. Yesterday, they distributed only 300 checks among their favorites, despite acknowledging that over 11,000 houses and boundary walls were affected. My question is, why isn't Maulana Hidayatur Rahman, who won the MP seat on the same platform, doing anything for Gawadar? Instead, he seems to be aligning with Balochistan chief minister. Maulana Hidayatur Rahman voted for Sarfaraz Bhukti to become chief minister, in the assembly. And Maulana Hidayatur Rahman had been very popular among, initially when I went to Gwadar, तो वो बहुत ज़्यादा popular हैं वहाँ पे as someone who is, someone who is, facing the backlash of वहाँ पे जो सर्वेलेंस है उसके खिलाफ और प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, बट अल्टीमेटली ही वोटेड फॉर सरफराज भुक्ती। तो वही मतलब सबको ही पता चल गया कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो आई डोंट थिंक सो कि मौलाना हिदायतुर रहमान वो अब वही जवाब दे सकते हैं। नंबर थे वो, हमने तो सपोर्ट किया उनको जब उनकी मतलब उन्होंने वोट किया सरफराज भुक्ती को, मुझे नहीं पता वो अब रॉन्ग है या राइट है, उनकी क्या मजबूरी है, क्या वजह है, बट पर्सनली आई थिंक कि अगर मौलाना की जगह होता तो शायद मैं नहीं करता, वोट नहीं करता, मैं एब्सेंट रहता, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी होगी, बट मौलाना उसका जवाब देंगे सही।
थोड़ा मुश्किल सवाल है. आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू एड्रेस इट, बट लेट्स गेट इट ऑन द record at least. Can the flood threats be addressed by modifying and rechanneling Indus Basin waterways, or is it more important to first check flash floods by construction of high-altitude small dams in Indus watershed and catchment areas? Have the flood assistance funds from international donor been effectively used for rehabilitation and resettlement of flood affectees in KP, Punjab, Balochistan, Sindh by respective governments, or the money has been siphoned off by concerned departments and governments as usual? Has the national master plan been checked to control future floods? बहुत ही मुश्किल आपने सवाल पूछ दिए. तो मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती. वेल लेफ्ट कर दें इनको. ये तो बहुत ही कोई टेक्निकल मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज होगी, वो बता सकेंगे, हम तो नहीं बता सकते. मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती भी तो शायद नहीं बता. If you view Balochistan for its human resource rather than its natural resources and strategic location, then 90% of your problems will be solved. शातनर मोहांती, बहुत कमाल आपने कमेंट किया है कि भाई इंसानों की तरह उनको देखो, ह्यूमन रिसोर्स देखो, रिको डिक ना देखो सिर्फ उनके अंदर, तो आपके थोड़े बहुत मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. आर दीज हैवी एंड अनटाइमली फ्लड्स पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? यस, ऑफ कोर्स. Pakistan joins the majority. My question is that Pakistan joins majority of the Baloch people, yet there are separatist movements in Balochistan. Why is it so? ये कह रहे हैं भाई इतने सारे जो बलोच हैं कराची में भी रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं, तो क्यों सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं फिर बलूचिस्तान में? यार मतलब जिन्होंने चलाई है, मतलब उनसे पूछे, मतलब मुझे तो क्या पता होगा. मुझसे पूछा भी नहीं था उन्होंने चलाने से पहले. फीफा खेलने कब आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, कोई कौन है ये? इनिग्मा के पास आप कब जा रहे हैं फीफा खेल? यार मतलब इनिग्मा, जिसका नाम ही इनिग्मा हो तो उसका जवाब में कैसे? बस लियारी में रहता था तो बस वो फुटबॉल खेलेगा. ये क्या किस किस्म की रेसिस्ट यार अजीब से लोग स्टीरियोटाइप है. मतलब हाँ, आई प्ले फीफा लॉट बट एक्चुअल फुटबॉल नहीं खेलते आप. यार मतलब क्यों बेइज्जत करा रहे हैं? लियारी का नाम जो है ना, आप डुबा रहे हैं. जस्ट लुक अप कि लोगों ने ट्विटर पे अगर कुछ पूछा है काम का, वो उसके लिए VPN चलाना पड़ता है हम पर. ट्विटर पे आपके दोस्त कह रहे हैं क्यों तुम इस घटिया इंसान की ये कोई नहीं कह रहा, मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी ने तो कहा. मुझे 2 मिनट के लिए लगा कहा भी होगा किसी ने, क्योंकि ये जो बातें हैं ये किसी और पॉडकास्ट पे पाकिस्तान में नहीं हो सकती. अगर कोई और पॉडकास्ट हो जिसमें ये वाली बातें हो सकें तो फिर ये घटिया आदमी भी रिटायर करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी सकता है. हाउ डज ही परसीव CPEC एज द इंजन फॉर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ लोकल्स? मोर ओवर, व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट इन्वेजन ऑफ गवादर? देखिए, मुझे लगता है कि कोई प्रोजेक्ट भी इंसान की तकदीर का फ़ैसला नहीं करती. कभी ज़िंदगी में, तारीख़ में किसी भी प्रोजेक्ट ने इंसान की तकदीर का फ़ैसला नहीं किया. तकदीर का फ़ैसला उनके उस जगह पे रह रहे लोगों ने ही किया है. और अगर किसी को लगता है कि कोई किस्मत बदल देगा रियासत की एक प्रोजेक्ट और लोग नहीं बदलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो उसका आर्गुमेंट, उसका जो देखने का जाविया है वही जो है वो बहुत गलत है. तो ये इसी से ताल्लुक़ है आखिरी सवाल. बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव कम इन द नेम ऑफ गवादर, बट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान गवादर आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एंड नाउ द फ्लड्स हैव कॉज्ड सो मच डिस्ट्रक्शन. वेयर इज़ द मनी गोइंग? मनी कहाँ जा रहा है यार? मतलब जैसे पाकिस्तान में दूसरी चीज़ें जा रही हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह पैसा भी मुल्क छोड़ के जा रहा है. क्या क्लाइमेट की वजह से? मतलब भाई वो पैसा है, वो महविश हयात थोड़ी है जो बोलेगी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी. यार वो मूवी उसकी वो नहीं थी ना, अच्छी नहीं थी. नहीं यार, आई हैवंट सीन द मूवी. आई सॉ हर इन मिस मार्वल. शी वाज ग्रेट यार. शी वाज ग्रेट. हाँ, मिस मार्वल में शी वाज फिनोमिनल. इनफैक्ट जो गोरे हैं वो लोग परेशान हो गए थे. दे सेड कि ये महविश हयात और फवाद खान जो है ये मार्वल की तारीख का सबसे हॉटेस्ट कपल है. Really? हाँ, वो लोग तो देवर जस्ट लाइक ये कौन, मतलब कहाँ से खूबसूरत तरीन लोग कौन हैं ये? हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं. बट महविश हयात एंड फवाद खान गॉट अ लॉट ऑफ लव अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्वल कम्युनिटी एट लार्ज. और फवाद का तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सीन है. हाँ, आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. दैट्स द लास्ट आई कैन. आई एम हैप्पी फॉर यू एज वेल. थैंक यू, आपने आके हमें ये बातें बताई जो शायद कई जगह ये बातें नहीं की जा सकती. अगर इसके बाद आप जिंदा बचे तो मेरा ख्याल है कि मैं बच ही जाऊंगा. मतलब अब इतना बच गया हूँ तो अभी भी बच ही जाऊंगा. मतलब
तो मैं कोई नहीं कॉन्फिडेंस से कह रहा, फेमस लास्ट वर्ड्स हो जाएंगे मेरे। तो फिर विल डू अ सेपरेट पॉडकास्ट फॉर ऑल द लियारी टेल्स। काफ़ी लोगों की फरमाइशें आई हुई थी लियारी की कहानियों की, बट वो एक अलग से करेंगे। बट आई थिंक आपको मेरे साथ लियारी टेल्स पे लियारी ही चलना चाहिए यार। अभी थोड़ा पेट्रियन वालों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कैमरा चाहिए मुझे नए। अच्छा। अगर वो इक्विपमेंट अगर आ गया, ये देख रहे हो ना। अभी इमीडिएट नहीं बोले हैं थोड़ा टाइम इमीडिएट नहीं सोचे। टाइम मिला तो टाइम मिला तो कर ले, इमीडिएट नहीं बोले हैं अभी चलो बस रिकॉर्ड ही कर दो। शुरू मजबूरी में किए थे। हाँ अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। तो फिर मजा करते रहो। थैंक यू आकाश एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।